हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों नीट पीवाईक्यू एक्सप्रेस में आज हम रिवीजन करने वाले हैं वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर इवोल्यूशन का। आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चैप्टर काफ़ी थ्योरेटिकल लगता है एंड इसमें स्पेशली जो होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन से क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी कंफ्यूजिंग आप लोगों के लिए होते हैं। अडैप्टिव रेडिएशन से भी आते हैं, कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने होते हैं, पर फिर भी आप उनके क्वेश्चंस में कंफ्यूज होते हैं। तो आई मस्ट से कि इस सेशन को आप पूरा देखें। इसमें मैं आपसे हर एक कंफ्यूजन के बारे में डिस्कस करूंगी, कैसे उन चीज़ों को सॉल्व करें आप, जिससे आपका नीट में इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आते हैं, लगभग 2-3 क्वेश्चन आप इस चैप्टर से मान के चलें वो गलत ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। जैसा कि आपको पता है सीरीज में हम लास्ट 15 साल यानी 2010 से लेकर 2024 तक के सभी पीवाईक्यूज करेंगे एंड इस चैप्टर को डायरेक्टली एनसीईआरटी से एक वन शॉट में रिवाइज करेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी दोनों में ही ये चैप्टर सेम है, आप कहीं से भी पढ़ लें, दैट डजंट मैटर। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, इवोल्यूशन का सिंपली आपको मतलब पता है हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। हो सकता है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन ही आ जाए कि अर्थ पर जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो कैसे इवॉल्व हुई, पहले कैसे ओरिजिनेट हुई, फिर कैसे इवॉल्व हुई, इसी के पूरे स्टडी को आप कहते हैं इवोल्यूशन, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी एक्चुअली। ठीक है, और इस फिनोमेना को आप कहते हैं इवोल्यूशन। तो यहाँ पर आपको पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बताया है कि पहले तो ये बताया अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ है ना। इसमें आपको कुछ फिगर्स दिए हैं वो याद रखना बच्चों। अगर हम अर्थ से भी पहले यूनिवर्स का ओरिजिन देखें तो यूनिवर्स का ओरिजिन 20 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। ठीक है, देन अर्थ का जो ओरिजिन है वो ये मानते हैं लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स बैक हुआ। मतलब आप सोचो इतने साल तो अर्थ को बनने में ही लग गए। और अर्थ पे जो लाइफ का ओरिजिन हुआ वो आज से 4 बिलियन ईयर्स पहले हुआ। ठीक है, कब हुआ? 4 बिलियन ईयर्स पहले हुआ, यानी अर्थ के बनने के बाद भी 500 मिलियन साल लगे अर्थ पे लाइफ को क्रिएट होने में। ठीक है, तो ये बहुत एक इस तरह की थ्योरीज है। इसमें भी आपको पता है अर्थ यूनिवर्स के लिए बिग बैंग थ्योरी बताई जाती है कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, फिर अलग अलग गैसेस एक्सपांड हुई, उनसे गैलेक्सी बनी। अर्थ की गैलेक्सी है हमारी मिल्की वे, जिसको हम हिंदी में आकाशगंगा बोलते हैं, दैट इज सिंपली मिल्की वे। तो जनरली ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो बच्चों, एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें हैं वो आपको सब कुछ पता होनी चाहिए, उसमें आप इफ एंड बट्स नहीं करेंगे। ठीक, बाकी हम क्वेश्चंस के थ्रू देख रहे हैं कि क्या अब तक पूछा गया है, जिससे आप उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें। ओके, यहाँ पर बताया है कि आपको फिर यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट की थ्योरीज भी दी हैं कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग समझाया कि अर्थ पे लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ। उसमें आपको 2-3 नाम याद रखने हैं। एक है थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। ठीक है, पैनस्पर्मिया की थ्योरी कहती है कि कहीं और किसी जगह पर ऑलरेडी लाइफ की जो यूनिट्स हैं, स्पोर्स प्रेजेंट थे, वो जब आके अर्थ पे गिरे, नॉट ओनली अर्थ कई प्लैनेट्स पे गिरे, तो वहीं पर लाइफ बन गई। दिस इज थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। इसमें कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, सिंपली ये ग्रीक थ्योरी है। देन उसके बाद थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी काफ़ी समय तक वैलिड रही। कई अलग अलग साइंटिस्ट ने कहा कि भाई अगर कहीं पर भी डेड एंड डिकेइंग मास पड़ा है तो उसमें लाइफ ओरिजिनेट हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है उसमें फ्लाइज, मॉस्किटोज वगैरह अपने एग्स दे देते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। तब तो माइक्रो लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता था, माइक्रोस्कोपिक लाइफ के बारे में। तो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन काफ़ी टाइम तक वैलिड रही, लेकिन इसको डिस्प्रूव किसने किया? यहाँ पर आप गलती मत कर देना, साथ में साइंटिस्ट का नाम लिखा है तो कई बच्चे सोचते हैं लुईस पास्चर ने ये थ्योरी दी थी। नहीं, लुईस पास्चर तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे बच्चों, उनको तो माइक्रोब्स के बारे में पता था, तब उन्होंने ये बात कही कि नहीं, अपने आप कुछ नहीं बनता। ये इस थ्योरी का नाम था एबायोजेनेसिस, यानी बिना लाइफ के लाइफ बन जाए। तो उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, हमेशा लाइफ से ही ओरिजिनेट होगी। यानी उन्होंने कौन सी थ्योरी दी? उन्होंने दिया थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस की लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन उठा कि यार आप कह रहे हैं लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, तो वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ अर्थ पे पहली बार कैसे बनी? तो उसका आंसर दिया ऑपेरन एंड हेल्डन ने। इन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट से, मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं, इन्होंने अपनी थ्योरी से ये प्रूफ किया कि भाई पहले अर्थ पे इस तरह की कंडीशंस थी जिससे अलग अलग जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे उनसे ऑर्गेनिक मोनोमर्स बने। ऑर्गेनिक मोनोमर्स आपको पता है बायोमॉलिक्यूल में आप पढ़ते हैं, शुगर्स, अमीनो एसिड्स, है ना, फैटी एसिड्स वगैरह। फिर उनसे ऑर्गेनिक पॉलीमर्स बने, फिर उन पॉलीमर्स के एक प्रॉपर अरेंजमेंट से क्या हुआ? फर्स्ट टाइम लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए यूरे एंड मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया, जिस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बार मैं हल्का सा ब्रीफ दे रही हूँ जिससे आप क्वेश्चंस फटाफट कर सकें। मिलर एंड यूरे के एक्सपेरिमेंट में कई बार टेम्परेचर पे क्वेश्चन आ जाता है, यहीं पर आप लिख लेना। उन्होंने इसमें लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया
इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो उन्होंने यूज़ किए थे वो वही जो अर्थ पर प्रेजेंट थे, दैट इज मीथेन गैस, अमोनिया, वाटर वेपर्स एंड हाइड्रोजन गैस, जिससे उनको यहाँ पर जब उन्होंने सैंपल कलेक्ट किया तो यहाँ पर उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले। अब कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले? सारे नहीं मिले, यहाँ पर लिखा हुआ है उनको अपने एक्सपेरिमेंट में मिला था बच्चों, उनको अमीनो एसिड्स मिले थे, यहाँ पर दे रखा है ना, ये रहा फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो इस चीज़ को आप यहीं पर लिख लें, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बल्कि उनको सिर्फ अमीनो एसिड्स मिले थे। फिर सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स और साइंटिस्ट ने भी किए जिससे अलग अलग शुगर्स वगैरह ये भी ऑब्टेन हुए। तो ये प्रूफ हो गया कि यस, अगर इस तरह की कंडीशंस अवेलेबल हैं तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन से ऑर्गेनिक मोनोमर्स बन सकते हैं और मोनोमर से पॉलीमर बने और फिर पॉलीमर से एक प्रॉपर, जब डीएनए, पहले आरएनए फिर डीएनए इवॉल्व हुआ तो एक जेनेटिक बेस सिस्टम यानी कि सेल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इसमें एक दो टर्म्स भी हैं जैसे प्रोटोबायोंट है क्या तुम्हारी एनसीईआरटी में, जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाती हूँ तब तो मैं आपको बताती हूँ। ये यहाँ पर दे रखा है कि अभी भी हमको एग्जैक्टली नहीं पता, वी हैव नो आइडिया कि फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ लाइफ यानी सेल की बात हो रही है वो एग्जैक्टली कैसे बना होगा। बट पहले नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ बनी, फिर उसमें जो जॉइंट मॉलिक्यूल्स हैं आरएनए, प्रोटीन्स वगैरह बने, एंड देन द फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर ऑन अर्थ। ठीक है, जिनके लिए अलग अलग टर्म्स होते हैं, प्रोटोबायोन्ट्स, ईओबायोन्ट्स, बट ये सारे टेक्निकल टर्म्स एनसीईआरटी में नहीं है तो आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। अभी अगर क्वेश्चंस में कहीं आएंगे तो आई विल एक्सप्लेन। ठीक, डन। तो ये है लाइफ, अर्थ पर लाइफ का ओरिजिन। उसके बाद ये पूरा चैप्टर इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में है। यू नो, डार्विन को फादर ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है। सबसे ज़्यादा इवोल्यूशन पे जो रिसर्च की वो चार्ल्स डार्विन ने की, अपने HMS बीगल शिप पे बहुत बड़ा वो सी वोएज किया था उन्होंने, समुद्री यात्रा, और अलग अलग आइलैंड्स पर अलग अलग लाइफ फॉर्म्स देखकर उन्होंने ये कंक्लूड किया था कि नो डाउट लाइफ फॉर्म्स वेरी करती हैं बट कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, यानी एक दूसरे से ही इवॉल्व हुई हैं। और इसके लिए उन्होंने जो मेन फैक्टर जिसको रिस्पॉन्सिबल बताया वो था नेचुरल सिलेक्शन, है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन, रिप्रोडक्टिव जो जिसको आप कहते हैं फिटनेस, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, यानी अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग वेरिएशंस हैं, तो जो ज़्यादा फिट होगा नेचर में वो उतना ही ज़्यादा रिप्रोडक्शन करेगा, उतने ही ज़्यादा नए प्रोजेनी बनाएगा और उनके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, उन्हीं से मिलता जुलता वर्क किया था अल्फ्रेड वेलिस ने, जो कि मेले आर्कीपेलागो आइलैंड पे किया था। देखो दो मिलते जुलते नाम है, डार्विन का आइलैंड था गैलापागोस आइलैंड जहाँ पे डार्विन फिंचेस का भी अभी आगे कॉन्सेप्ट आएगा, और वॉलेस का आइलैंड है मेले आर्कीपेलागो, है ना। पेपर को टफ बनाने के लिए वो ये नहीं करेंगे कि आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ भी पूछ रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ पूछ लेंगे जो शायद अब तक नहीं पूछी गई होगी आपके एनसीईआरटी में ही। इसलिए कह रही हूँ कि एनसीईआरटी का कोई भी वर्ड आपको छोड़कर नहीं जाना है, चाहे एक थॉरो रिवीजन करें बट एक बार उन टर्म्स को देखें ज़रूर, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं। ठीक है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में आ जाएगा कि इन सब की कॉमन एक क्या निकला कि जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ है इट क्लोजली कोरिलेट विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, है ना। जैसे जैसे अर्थ पर जियोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं, जितनी बार मेजर अर्थक्वेक्स आए हैं, नेचुरल डिजास्टर्स आए हैं, उतनी ही बार लाइफ में भी मेजर चेंजेस आए हैं। ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन में आता है जहाँ पर आप होमोलोगस, एनालॉगस, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो पहले हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ पे देखो क्या क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन मिलर के एक्सपेरिमेंट पर आया हुआ है, 2020 में आया था आखिरी क्वेश्चन। एसएल मिलर प्रोड्यूस्ड अमीनो एसिड्स बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन अ क्लोज्ड फ्लास्क। तो उन्होंने क्या क्या मिक्स किया था, देखो अभी हमने देखा मीथेन गैस थी तो ये CH3 तो हटा दो, हाइड्रोजन चारों में है, अमोनिया का फॉर्मूला ये रहा 2 जगह, ठीक है, NH4 हटा दो, 3 जगह है बल्कि, तो ये 2 हो गए। एंड ये क्या हुआ, सारे सेम कैसे हैं ये दोनों, अच्छा हाँ 600 डिग्री लिख रखा है, यहाँ 800 डिग्री लिख रखा है, यानी ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, देखो कितना कितना मतलब ऐसे ऑप्शन है जहाँ पर जरा सी हमारी चूक हुई और हम ऑप्शन आंसर गलत कर देंगे। CH3 को CH4 पढ़ लिया, NH3 को NH4 पढ़ लिया, है ना। तो आपको फॉर्मूला वगैरह सब प्रॉपरली आने चाहिए, वो सब आप केमिस्ट्री में सीखते हैं। विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ, 2016 का क्वेश्चन है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पूछा है लाइफ के ओरिजिन के टाइम पर। तो देखो अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था कि ऑपेरेन और हेल्डन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले ऑर्गेनिक मोनोमर्स बने इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से, देन इन मोनोमर्स ने पॉलीमर्स बनाए होंगे, बट ऑब्वियस अब क्या बने, अब देखो 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, प्रोटोबायोंट बना या सीधा DNA बेस्ड जेनेटिक सिस्टम बन गया। DNA बेस्ड जेनेटिक सिस्टम का थोड़ा मतलब सेल से ही है, तो प्रोटोबायोंट पहले बना था, बाद में सेल बना था। प्रोटोबायोंट यानी प्रोटो, बिल्कुल प्रिमिटिव टाइप की सेल, अभी जो एग्जैक्टली सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं है, बट फिर जैसे ही DNA बेस्ड जेनेटिक सिस्टम बना वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी हो गया। तो दिस वुड बी थर्ड एंड दिस वुड बी फोर्थ, यानी करेक्ट सीक्वेंस होगा सेकंड थर्ड, 2 ऑप्शन में दिया है। एंड देन
फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है। तो देखो कंफ्यूज करने के लिए पूरी सीक्वेंस अगर पता है तो ही आप इसका आंसर कर सकते हैं। डन, आगे बढ़ें। 2016 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है बच्चों, फॉलोइंग आर द टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्या स्टेटमेंट है देखना, द अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म दैट अपीयर्ड ऑन द अर्थ वर नॉन ग्रीन एंड प्रिज्यूमेबली एनारोबिक। यस, यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए, एनसीईआरटी में डायरेक्टली ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि किस तरह की लाइफ पहले ओरिजिनेट हुई थी, बट मैंने आपको लेक्चर में एनसीईआरटी लाइन टू लाइन में पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा रखा है। वहाँ पर बताया था कि सबसे पहले जो नेचर में इवॉल्व हुए थे ना बच्चों, वो कीमो हेटेरोट्रॉफ्स थे, कीमो ऑटोट्रॉफ भी नहीं थे, मतलब ऑटोट्रॉफ्स नहीं बने पहले, बल्कि जो केमिकल्स थे ना उन्हीं केमिकल्स को डिके करके, यानी उन केमिकल्स से ही अपना नरिशमेंट लेने वाले ऑर्गेनिज्म कहलाते थे कीमो हेटेरोट्रॉफ। अब तो ये एग्जिस्ट नहीं करते, खैर अब तो आपको पता है कौन एग्जिस्ट करते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ एग्जिस्ट करते हैं। कौन एग्जिस्ट करते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ एग्जिस्ट करते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफ और इनमें फ़र्क है, बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ मैं, बट फ़र्क है यहाँ पर ये केमिकल से इस तरह अपना खाना लेते हैं कि इनको आप ऑटोट्रॉफिक नहीं कह सकते। यहाँ पर ये बाकायदा एटीपी डिराइव करते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉफ कहा जाता है, ठीक है। देन कीमो ऑटोट्रॉफ से इवॉल्व हुए फोटो ऑटोट्रॉफ, और फिर जाके जब ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स बने तब जाके इन्वायरमेंट कैसा हुआ, एरोबिक। वरना आपको पता है अर्थ पर जो इनिशियल इन्वायरमेंट था वो कैसा था, एनारोबिक था। तो ये सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए, बट ऑब्वियस फोटो ऑटोट्रॉफ में पहली सेल जो थी वो प्रोकैरियोटिक ही रही होगी, है ना। फिर प्रोकैरियोटिक से धीरे धीरे यूकैरियोट्स भी इवॉल्व हुए। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखनी है, इसके बेसिस पर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये कह रहा है कि जो अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म थे अर्थ पे वो नॉन ग्रीन थे, यस वो नॉन ग्रीन थे, एंड वो एनारोबिक थे, यस वो एनारोबिक थे। दूसरा कह रहा है द फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वर द कीमो ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफिक में फर्स्ट कौन थे, कीमो ऑटोट्रॉफ दैट नेवर रिलीज्ड ऑक्सीजन। यस वी नो कीमो ऑटोट्रॉफ अभी भी एग्जिस्ट करते हैं और वो ऑक्सीजन जनरेट नहीं करते। कीमो ऑटोट्रॉफ में कौन आता है, जो नाइट्रोजन साइकिल वगैरह के बैक्टीरिया नहीं होते, नाइट्रेट वगैरह, नाइट्रोसोमोनास वगैरह, अब तो हट गया नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, वो होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ, ओके। तो वो ऑक्सीजन जनरेट नहीं करते, ऑक्सीजन तब जनरेट हुई जब फोटो ऑटोट्रॉफ अर्थ पर इवॉल्व हुए, क्लियर। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, यानी ऑप्शन 1। आगे बढ़ें, नेक्स्ट एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन से आए हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, यानी जो शुरू वाला पार्ट है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते, बट हमने पूरा रिवाइज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो डायरेक्टली अब हम देखो 2024 में भी आप देखेंगे डायरेक्टली जो क्वेश्चंस आए हैं वो एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन से आए हैं। मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रखा है। एविडेंसेस में जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें आपको पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस दिए हैं। पैलियोंटोलॉजिकल का मतलब होता है फॉसिल से जो स्टडी की जाती है, ठीक है। तो यू नो अलग अलग फॉसिल्स, स्पेशली हमें कैसे पता चला कि डायनासोर भी कभी एग्जिस्ट करते थे, हम तो थे ही नहीं डायनासोर्स के टाइम पर, क्योंकि हमें उनके फॉसिल्स मिले, हमने उनसे उनका स्ट्रक्चर बनाया और उनको नाम दे दिया कि भाई ये जो स्पीशीज थी डायनासोर्स का एक ग्रुप था, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से फॉसिल्स के थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि कौन से जियोलॉजिकल टाइम में किस तरह की स्पीशीज एग्जिस्ट किया करती थी, क्लियर, सिंपल। और उनकी एज पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड भी यूज़ करते हैं। पहले आई थिंक आपके फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कहीं ये मेथड बहुत डिटेल में था, अब शायद हट गया या है, पर आपको डिटेल नहीं पूछी जाएगी, जस्ट रिमेंबर द नेम कि फॉसिल्स की एज को कैसे स्टडी करते हैं, रेडियो एक्टिव डेटिंग, और भी कई सारे नए नए मेथड्स हैं, ठीक है। देन फिर एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट, यस आपको पता है अगर आप अलग अलग टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स के एम्ब्रियोज को देखेंगे तो काफ़ी हद तक वो सिमिलर होते हैं। मैंने बहुत अच्छे से डायग्राम्स के साथ आपको पढ़ाया है कि यहाँ पे दो साइंटिस्ट का नाम मिक्स नहीं करना, एक तो है अर्न्स्ट हैकल और एक है अर्न्स्ट वॉन बेयर। अर्न्स्ट हैकल ने कहा था ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, यहाँ पे डायरेक्टली ये स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ, तुम लिख लो ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, यानी कि ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी मतलब फाइलो का मतलब समझते हो ना, इवोल्यूशन। तो उन्होंने कहा अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ हिस्ट्री को पढ़ोगे तो आपको उसमें कहीं ना कहीं ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को बताएंगे, ठीक है। जैसे उन्होंने कहा था कि परम है सिंपली, तो उसमें आप पाइसीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स और मैमेलिया, पांचों के इनिशियल एम्ब्रियो देखना बिल्कुल एक जैसे लगेंगे आपको, बट जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनकी फॉर्म अलग होती जाती है और कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के फीचर्स को भी शो करते हैं, ठीक है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस था, लेकिन बाद में ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स कौन है, परम है। तो अगर क्वेश्चन आए तो आप कोरिलेट कर लेना, जैसे इन्होंने लिखा है कि ह्यूमन के एम्ब्रियो में आप देखोगे तो आपको गिल स्लिट्स मिलेंगी। एनिमल किंगडम में बताया था मैंने, हमारे में गिल्स का क्या काम, लेकिन गिल स्लिट्स हमारे एम्ब्रियो में भी प्रेजेंट होती है, पोस्ट एनल टेल हमारे एम्ब्रियो में भी प्रेजेंट होती है। तो ये बताती है कि ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, बहुत अच्छा एविडेंस है ये, लेकिन फिर भी वॉन बेयर इनकी बात से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने इनकी इस थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया और कहा
एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल। जस्ट स्टेटमेंट याद रखना है, अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूं, वहां पर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन में मैंने सब एक्सप्लेन किया है, ठीक है। जस्ट हम यहाँ पर एक रिवीजन कर रहे हैं बच्चों, डू रिमेंबर दिस इन माइंड, ओके। ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं इस वाले टॉपिक से, होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन। अच्छा, इस डायग्राम को देख के एक चीज और याद आई, इस चैप्टर को पढ़ते वक्त कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम इसके डायग्राम्स भी हम अच्छे से पढ़ के जाएं क्या, कोई क्वेश्चन आ सकता है क्या। तो अभी आप देखना, लास्ट 15 सालों में कोई ऐसा क्वेश्चन इसके डायग्राम से नहीं आया है, बट हम कुछ नहीं कह सकते। तो अगर आपने एक बार जस्ट आप एनसीईआरटी के सभी डायग्राम्स को ध्यान से देखकर जाओगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बाई चांस कोई छोटा सा पार्ट आ जाए, आपसे नाम पूछ लें, है ना, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं देखनी, हल्का सा बस देख कर जाना है। जैसे यहाँ पर एक आर्कियोप्टेरिक्स का नाम है, आर्कियोप्टेरिक्स को कनेक्टिंग लिंक माना जाता है रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स की। ये टूथेड बर्ड है, बर्ड में टीथ नहीं होते ना, बट ये बिल्कुल बर्ड जैसा दिखता है और इसमें टूथ भी है और इसका साइज भी बहुत बड़ा है, तो इसलिए मानते हैं कि रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है या मिसिंग लिंक है, अब एग्जिस्ट नहीं करते, अब ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स पे, जिसपे आप सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अभी आप पीवाईक्यूज में देखेंगे। एक बार ध्यान से सुन लो, मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है कि होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालॉगस ऑर्गन्स में मेजर डिफरेंस क्या है। होमोलोगस ऑर्गन्स का मतलब होता है सेम स्ट्रक्चर, सेम, होमो यानी सेम, स्ट्रक्चर यानी कि सेम ओरिजिन। ये वो हैं जिनका ओरिजिन सेम एंसेस्टर से हुआ, पर सब अलग अलग हैबिटेट में जाते गए, डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में जाते गए, और अलग अलग हैबिटेट में जाकर वहाँ के लिए अडेप्ट तो होना पड़ेगा, तो वहाँ के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करते गए। समझ रहे हो क्या बात को? यानी एक ही एरिया से ओरिजिनेट होकर एक ही गांव के बच्चे अलग अलग जगहों पर जॉब करने चले गए, सो दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो ये किसको बताता है बच्चों? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को। जबकि एनालॉगस में क्या होता है? एनालॉगस में डिफरेंट ओरिजिन है, ये बिल्कुल इसकी उल्टी कहानी है। डिफरेंट ओरिजिन मतलब कि अगर मान लो अलग अलग गांव से, अलग अलग प्रदेशों से, कहीं से भी अलग अलग रीजन से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से बच्चे वहाँ अलग अलग ओरिजिनेट हुए और बाद में बड़े होकर वो एक ही जगह पर जॉब करने आ गए, किसी कंपनी ने जॉब निकाली, वहाँ पर वो जॉब कर रहे हैं, तो उनका ओरिजिन तो अलग अलग है, लेकिन अब वो एक ही जगह पर आकर इकट्ठे हो गए ना, तो दिस इंडिकेट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यस और नो। एंड अगर एक ही जगह पर जॉब कर रहे हैं तो उनको अपनी फंक्शनैलिटी वहाँ की तरह करनी पड़ेगी। तो एनालॉगस ऑर्गन्स में हमेशा ध्यान रखो फंक्शन सेम होता है, जबकि होमोलोगस में ओरिजिन या जो बेसिक स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, मतलब आप कहो नॉट एम्ब्रियोलॉजिकल, जो ओरिजिन है वो सेम होता है। ठीक है, क्लियर है क्या? एंड क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये सब एक ही जगह पर आ गए थे, सेम हैबिटेट में आ गए थे, अलग ओरिजिन से सेम हैबिटेट में आ गए। अगर आप कहोगे मैम हमें एग्जाम में एकदम से कैसे याद आएगा, तो बहुत ईजी सी ट्रिक है। होमोलोगस के लिए डाइवर्जेंट यानी आपको HD याद रखना है, हाई डेफिनेशन, और एनालॉगस के साथ कन्वर्जेंट यानी आपको सिंपली एयर कंडीशनर AC याद रखना है। और जैसे आपको ध्यान रहेगा होमोलोगस डाइवर्जेंट है, तो डाइवर्जेंट का मतलब समझ जाना, सबको अलग अलग जगह भेज दो। कब भेजोगे? जब ओरिजिन सेम हुआ है, तो सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन। और एनालॉगस से AC याद आएगा, एनालॉगस यानी कन्वर्जेंट यानी अलग अलग जगह से एक ही जगह आकर इकट्ठे हो गए, तो ओरिजिन डिफरेंट है। ओरिजिन डिफरेंट का मतलब उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी अलग अलग होंगे, बट सेम हैबिटेट में रहने की वजह से अब वो सेम फंक्शंस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एनालॉगस ऑर्गन्स। ये 4 पॉइंट्स अगर आपको ध्यान है तो आप काफ़ी हद तक इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। या तो इस टॉपिक पे क्वेश्चन आता है, या तो फिर इसमें एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी है उसको तो इसके एग्जाम्पल रट गए होंगे। जैसे अगर हम होमोलोगस ऑर्गन्स की बात करें, तो होमोलोगस ऑर्गन्स में आपको 2 तो डायग्राम याद रखने हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स के 3 एग्जाम्पल अकेले वर्टिब्रेट्स में छुपे हैं बच्चों। कौन कौन से एग्जाम्पल छुपे हैं? देखो वर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट्स के आप 4 लिम्स देख लो। वर्टिब्रेट्स जो है ना वही परम, उनके 4 लिम्स देख लो। नॉट ओनली वर्टिब्रेट, यहाँ पे चारों एग्जाम्पल मैमल्स के हैं, तो वर्टिब्रेट के अलावा 4 लिम्स, वर्टिब्रेट के अलावा 4 लिम्स एंड मैमल्स के भी 4 लिम, क्योंकि मैमल्स भी तो वर्टिब्रेट हुए ना बच्चों। आप मेरी बात समझ रहे हो? जैसे वर्टिब्रेट में आप टेट्रापोडा को कंपेयर कर लो, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स एंड मैमेलिया, चारों में जो 4 लिम्स हैं उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो ओरिजिन है वो सेम होता है, जबकि सब अलग अलग तरह से फंक्शन कर रहे हैं। और वर्टिब्रेट का एक टेक्सोनॉमिक ग्रुप है मैमल्स, तो मैमल्स में भी अगर आप अलग अलग मैमल्स को देखेंगे तो इन सबके देखो 4 लिम्स में वही ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस है। ना सिर्फ हमारे 4 लिम्ब में, चीता में भी यही है। इवन वेल के जो फ्लिपर्स हैं, वेल तो अपने फ्लिपर्स को तैरने के काम लेती है, पर फिर भी उसकी जब बेसिक स्ट्रक्चर देखी गई तो उसमें हमारी तरह बोन्स थी, बस वो छोटी बड़ी थी। ठीक है, एंड बैट तो उड़ता है, बैट को कोई बर्ड तो नहीं समझ रहा ना, बैट इज अ मैमल, तो बैट तो उड़ता है,
तो भी बैट के जो 4 लिम्स हैं जो विंग्स में कन्वर्ट हो गए हैं, बैट अपने 2 पीछे वाले पैरों से लटकता है वो हाइंड लिम्स हैं, और आगे वाले पैर जो हैं उसके वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, विंग्स में। तो बैट के जो विंग्स हैं उसमें भी आपको इसी तरह का बोन पैटर्न मिलेगा जो हमारे में है। तो इसका मतलब ये सारे मैमल्स के 4 लिम्ब अलग अलग हैबिटेट में रह रहे हैं, ये मैमल हैं तो सारे मैमल, यानी कहीं ना कहीं कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, इसलिए इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है, सेम ओरिजिन या सेम स्ट्रक्चर। बट आपको पता है यहाँ पर सब अलग अलग काम करते हैं, ये उड़ने का काम कर रहा है, तैरने का काम कर रहा है, चलने का काम कर रहा है, ये चीज़ों को उठाने लिखने वगैरह का काम कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो वर्टिब्रेट के 4 लिम्स या मैमल्स के 4 लिम्ब कुछ भी लिखा आ जाए, ये होमोलोगस का स्ट्रक्चर है, एचडी के एग्जांपल्स बता रही हूँ मैं आपको। देन वर्टिब्रेट्स में नॉट ओनली 4 लिम्स बल्कि हम सब वर्टिब्रेट्स का जो ब्रेन है बच्चों वो भी इसी तरह से इवॉल्व हुआ है, और हम सब वर्टिब्रेट्स का जो हार्ट है, जैसे आप पढ़ते हो फिशेज में 2 चैम्बर्ड हार्ट, देन एम्फीबियन में 3 चैम्बर्ड, रेप्टाइल में पार्शियली 3 चैम्बर्ड, एंड बर्ड्स एंड मैमल्स में 4 चैम्बर्ड, ये सारे हार्ट्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है, लेकिन उनके काम करने का तरीका अलग अलग है। एक में इनकम्प्लीट, एक में सिंगल सर्कुलेशन है, एक में इनकम्प्लीट सर्कुलेशन है, और एक में डबल ब्लड सर्कुलेशन है, तो इसलिए इसको हमने यहीं रखा है। ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स के 4 लिम्स, वर्टिब्रेट के ब्रेन क्यों रखे, क्योंकि ब्रेन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सबका एक जैसा है, लेकिन सबका ब्रेन अलग अलग फंक्शनिंग कर रहा है, जैसे जैसे इवॉल्व होते गए वैसे वैसे क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ती गई और उनके सोचने का काम करने का तरीका बदलता गया। ठीक है, एंड हार्ट, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको किसमें ध्यान रखने हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स, एचडी के एग्जाम्पल हैं ये सारे। ठीक है, एक एग्जाम्पल प्लांट्स का भी है एचडी में, वेरी सिंपल एग्जाम्पल, बॉगनविलिया में कांटे होते हैं, यू नो, कुकुरबिट्स में टेंड्रिल्स होते हैं, तो दोनों का काम बताओ मुझे सेम है क्या? थॉर्न तो चुभाएगा, प्रोटेक्शन का काम करेगा, टेंड्रिल सपोर्ट देगा, तो काम अलग अलग है। बट अगर आपको 11th क्लास याद हो तो दोनों एक्सिलरी बड से ओरिजिनेट हुए हैं बच्चों, एक्सिलरी बड से थॉर्न बना और एक्सिलरी बड से ही टेंड्रिल बना है, तो सेम ओरिजिन है, दैट्स वाई सेम ओरिजिन को कहाँ रखोगे आप, होमोलोगस में। ठीक है, याद रहेगा एग्जाम्पल्स। देन अगर हम एनालॉगस के एग्जाम्पल्स की बात करें तो एनसीईआरटी में एनालॉगस के डायग्राम्स नहीं दिए हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर द एग्जाम्पल्स। एनालॉगस में मैंने आपको क्या कहा, एसी में आपको क्या कहा बच्चों, कि यहाँ पर फंक्शन सेम रखना है, आपको फंक्शन सेम रखना है, कन्वर्जेंट एक ही जगह पर लाकर सबको सेम जॉब करा दो, सेम तरह से कोड कंडक्ट यूनिफॉर्म वहाँ की सेम पहननी पड़ेगी, तो सेम फंक्शन करना है, कन्वर्जेंट से याद रखो। तो सेम फंक्शन में सबसे पहला एग्जाम्पल तो तुम्हारा आ जाएगा आई, किसकी आई देख रहे हैं, देखो हम एक तो वहाँ मॉलस्का की आई देख रहे हैं और एक हमारी मैमल्स की देख रहे हैं। आप जनरली देखना एनालॉगस ऑर्गन्स ना दो दूर दूर के टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स में मिलेंगे आपको, जो क्लोजर टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स होते हैं ना उनमें आपको होमोलॉगी ज़्यादा मिलेगी, और जो दूर दूर के टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स होते हैं ना उनमें एनालॉगस ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि बट ऑब्वियस इतना दूर हो चुके हैं वो क्लासिफिकेशन में कि उनके एंसेस्टर्स अलग रहे होंगे, ओरिजिन अलग होगा, बट वो सेम हैबिटेट में रहने की वजह से सेम ही फंक्शन कर रहे हैं। तो आई किसी की भी हो, स्ट्रक्चर अलग अलग होता है हम सबकी आई का, लेकिन काम वही करती है, विजन। इसी तरह से फ्लिपर्स आप देखो, पेंगुइन एक बर्ड है, फ्लाइटलेस बर्ड है, पानी वगैरह में बर्फ में तैर सकता है, तो पेंगुइन के पास भी फ्लिपर होते हैं। और डॉल्फिन तो अभी आपने देखा ही, जैसे वेल है वैसे ही अच्छा वेल था वो, डॉल्फिन में भी फ्लिपर्स होते हैं, इवन वेल में भी फ्लिपर्स होते हैं। तो ये जो डॉल्फिन और पेंगुइन वगैरह में फ्लिपर्स हैं, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, आप सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनना। अगर आप पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर्स को कंपेयर करोगे ना बच्चों, तो दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, पर दोनों सेम काम कर रहे हैं, तैरने का काम कर रहे हैं। दैट्स वाई इसको भी आपको कहाँ रखना है, एनालॉगस ऑर्गन्स में। यानी आई को बॉडी ऑर्गन्स जो आपको दिख रहे हैं, फ्लिपर्स हो गया, ठीक है, आई हो गया, फ्लिपर्स हो गया। आई थिंक एनसीईआरटी में 2 ही एग्जाम्पल है, और एक एग्जाम्पल आपका प्लांट्स का है। प्लांट्स में स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, बहुत अच्छे से मॉर्फोलॉजी पढ़ी है हमने। स्वीट पोटैटो रूट का ओरिजिन मतलब रूट का मॉडिफिकेशन है, पोटैटो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, तो ओरिजिन ही अलग हो गया, बट काम सेम है, दोनों को हम खाते हैं, दोनों में फूड स्टोरेज हो रहा है। दैट्स वाई ये भी किस में आएगा, ये भी आएगा एनालॉगस में। ठीक है, पूरा कंसेप्चुअल टॉपिक है, अगर आप रटोगे तो गलतियां करोगे। एक और चीज़ बता देती हूँ यहाँ पर, जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, अभी आप देखना PYQs में फ्रिक्वेंटली पूछा गया है। अगर हम विंग्स की बात करें ना बच्चों, अगर हम यहाँ पे एक विंग्स का भी एग्जाम्पल था, विंग्स का भी तो एग्जाम्पल था, कहाँ गया, हाँ ये रहा सबसे मेन एग्जाम्पल, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, है ना। इसको नीचे कर दो, इस वाले एग्जाम्पल को आप नीचे कर दो। यहाँ पर विंग्स भी याद रखने हैं आपको, आईज, फ्लिपर्स, विंग्स, ये सब एनालॉगस के एग्जाम्पल हैं। और फिर आएगा स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। तो विंग्स में अब आप एक चीज़ समझना, विंग्स यहाँ पे आपको 3 चीज़ों के देखने हैं बच्चों। एक तो इंसेक्ट्स के विंग देखने हैं, इंसेक्ट्स में आपको बटरफ्लाई दे सकते हैं ऑप्शन में, मॉथ लिखा हुआ दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद सीधा आप दूर चले जाओ, बर्ड्स पर आ जाओ। इंसेक्ट तो नॉन कॉर्डेट में, बर्ड्स कॉर्डेट में, बहुत दूर वो भी। और फिर आप आ जाओ मैमल्स पे। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न होता है, क्या कन्फ्यूज़न होता है
कि हमेशा ध्यान रखना, अगर आप विंग्स में इंसेक्ट्स के बर्ड्स देखोगे ना बच्चों, तो इंसेक्ट्स के बर्ड्स बिल्कुल अलग होते हैं, बर्ड बोल रही हूँ, इंसेक्ट्स के विंग्स बिल्कुल अलग टाइप के होते हैं। क्यों अलग टाइप के होते हैं, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बर्ड्स और मैमल्स दोनों में अगर विंग्स हैं, वैसे तो सारे मैमल्स में विंग्स होते ही नहीं है, किस मैमल में होंगे, जैसे बैट एक एग्जांपल ले लो, ठीक है, अगर विंग्स हैं तो क्या विंग्स 4 लिम्ब का मॉडिफिकेशन है, 4 लिम्ब्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स, यस और नो बता दो फटाफट मुझे। अगर विंग्स हैं तो क्या ये विंग्स 4 लिम्ब का मॉडिफिकेशन है? बर्ड भी टेट्रापोडा में आता है, मैमल्स भी टेट्रापोडा में आता है, दोनों में 4 लिम्ब होते हैं, आगे वाले 2 लिम्ब विंग्स में कन्वर्ट हो गए। बर्ड्स में भी आप ये पढ़ते हो और मैमल्स में जो फ्लाइंग मैमल है जैसे बैट, उसमें भी आप ये पढ़ते हो। और अभी मैंने आपको बताया कि 4 लिम्ब्स का बोनी पैटर्न एकदम सेम है। तो अगर आप बर्ड्स और बैट के विंग्स कंपेयर करोगे ना बच्चों, तो इसको गलती से भी आप एनालॉगस में मत रख देना, ये दोनों होमोलोगस का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि अभी बताया मैंने 4 लिम्ब्स ऑफ वर्टिब्रेट्स इज द एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। तो अगर बर्ड और बैट के विंग्स कंपेयर करा रहे हैं आपसे, दोनों पास पास के टेक्सोनॉमिक ग्रुप है, तो होमोलोगी, सेम ओरिजिन, कॉमन ओरिजिन, कहीं ना कहीं कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर। बट अगर आपको इंसेक्ट और बर्ड के या इंसेक्ट और बैट के विंग्स कंपेयर कराएंगे तो वो एनालॉगस हुए। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट के विंग्स में आपको ऐसी बोन नहीं मिलेगी, इंसेक्ट तो नॉन कॉर्डेड में आते हैं, नॉन कॉर्डेड में कहाँ से ये बोन्स आ गई, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। इंसेक्ट के विंग्स बिल्कुल अलग होते हैं, दे आर जस्ट अ मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, ये कुछ मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होते हैं स्किन का, जिससे इंसेक्ट्स में विंग्स बनते हैं। बहुत ही पतले छोटे विंग्स होते हैं, आपको पता है बहुत इजीली इंसेक्ट के विंग्स को डैमेज हो जाता है। हमारे जो बर्ड्स और मैमल्स के विंग्स हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है क्योंकि उनमें बोन्स प्रेजेंट है, ठीक है। सो इंसेक्ट्स में जो विंग्स हैं वो क्या है, मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुए, ये एनालॉगी को बता रहे हैं। किसके साथ एनालॉगी? विद ईदर बर्ड्स और मैमल्स और बैट। तो ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। अगर पास पास के 2 टेक्सॉन में विंग्स को कंपेयर कर रहे हो तो होमोलोगी, क्योंकि कॉमन ओरिजिन रहा होगा। बट अगर दूर दूर के टेक्सोनॉमिक, फार टेक्सोनॉमिक ग्रुप को आप कंपेयर कर रहे हो, फार टेक्सोनॉमिक ग्रुप को कंपेयर कर रहे हो, तो फिर वो एनालॉगस हुए, क्योंकि यहाँ भी बर्ड्स, यहाँ पर भी विंग्स फ्लाई करेंगे, यहाँ पर भी विंग्स फ्लाई करेंगे, बट दोनों का ओरिजिन, दोनों का जो स्ट्रक्चर है, इट डिफर्स। क्लियर है क्या ये बात? अभी देखो, ये जो सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई हैं अभी तुम्हें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चंस करते हैं हम। तो 2024 में क्या पूछा, फ्लिपर्स पे क्वेश्चन है, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। प्लीज फ्लिपर्स और विंग्स को मिक्स मत करना, विंग्स उड़ने के काम आते हैं, फ्लिपर्स तैरने के काम आते हैं, ठीक है। तो अगर हम पेंगुइन जो कि एक बर्ड है, डॉल्फिन जो कि एक मैमल है, उसके फ्लिपर्स की बात करें तो फ्लिपर्स को अभी मैंने बताया था एनालॉगस, तुरंत एसी, तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, तुरंत क्लिक करना चाहिए आपको वहां पर तुरंत का मतलब ये नहीं है जल्दीबाजी में गड़बड़ कर दो, थोड़ा सा सोच लेना, है ना। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, 2022 का क्वेश्चन है, नॉट ट्रू पूछा है आपसे। एनालॉगस स्ट्रक्चर इज अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, यस। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, स्वीट पोटैटो रूट से बना है, पोटैटो स्टेम से बना है, दोनों का ओरिजिन अलग अलग है, यानी दोनों क्या हुए, एनालॉगस का एग्जाम्पल हुए। कह रहा है एनालॉगी का एग्जाम्पल है, यस बिल्कुल ठीक है। देन होमोलोगी, ऐसे भी याद रख सकते हो, आपकी हमारी बुक में जो डायग्राम, भाई प्लांट्स के 2 ही एग्जाम्पल है, जो डायग्राम वाला एग्जाम्पल है टेंड्रिल थॉर्न, वो तो होमोलोगी का है, एनालॉगस का कोई भी एग्जाम्पल नहीं है, तो ये एनालॉगी है। कुछ भी चीज़ क्लिक करनी चाहिए आपको नीट में, ठीक है। होमोलोगी इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री, यस। क्यों उनमें सेम स्ट्रक्चर है, क्योंकि एक ही जगह उनका ओरिजिन हुआ है। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर पेयर ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स, बिल्कुल नहीं, फ्लिपर्स को आपने एनालॉगस में रखा था, सो दिस इज इनकरेक्ट वन, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अभी देखो आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। विच रेफर टू करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव इवॉल्व ड्यू टू चेंजेस इन एनवायरमेंट ब्रॉट अबाउट बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। अच्छा, ये थोड़ा आगे से क्वेश्चन आ गया, इसी में जब आप एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन करते हो तो यहीं पर बच्चों कुछ दूसरे एविडेंसेस भी आपको दिए हैं। जैसे इस पैराग्राफ में आपको बताया है कि आप प्रोकैरियोट से लेकर यूकैरियोट तक कहीं भी देख लो, बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज हम सब में हैं, सेल में वही बायोमॉलिक्यूल्स है, वही डीएनए आरएनए है, तो ये भी एक इवोल्यूशन का प्रूफ है। देन यहाँ पर आपको बताया है कि ह्यूमन भी इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमने कई सारी ऐसी स्पीशीज, न्यू ब्रीड क्रिएट की हैं जो डोमेस्टिकेशन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन से बनी है। जो हमें फीचर्स अच्छे लगते हैं उनको हम सेलेक्ट करके उनमें क्रॉस करवाते हैं और ऐसे करते करते एक नई ब्रीड, बहुत सारे प्लांट्स में वेराइटीज डेवलप की हैं और एनिमल्स में ब्रीड डेवलप की हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह का इवोल्यूशन है। देन यहाँ पर आपको इंडस्ट्रियल मिलानिज्म के बारे में बताया, अभी इसका क्वेश्चन आएगा तब समझाऊंगी। एंड लास्ट पैराग्राफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट पैराग्राफ में एक स्पेसिफिक टर्म लिखी है, एंथ्रोपोजेनिक सिलेक्शन। कहाँ गया? एंथ्रोपोजेनिक सिलेक्शन,
वेयर इट इज एंथ्रोपोजेनिक, ये रहा एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक वर्ड का मतलब लिख लो ह्यूमन इंड्यूस्ड, यानी हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिनकी वजह से न्यू स्पीशीज इवॉल्व हुई हैं। तो वो हैं, एक तो आपको पता है हम आजकल हमेशा बात करते हैं कि एंटीबायोटिक्स अंधाधुंध तरह से लेने की वजह से कई सारे ऐसे माइक्रोब इवॉल्व हो चुके हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हैं। तो नॉट ओनली माइक्रोब, दवाइयों को अगर आप बहुत गलत तरीके से इम्प्रॉपरली लोगे अपनी इच्छा से, तो कई बार उन दवाइयों के जिनके अगेंस्ट वो दवाइयाँ एक्ट करती हैं वो स्पीशीज़ उनके लिए रजिस्ट हो जाती हैं और फिर उन पर उन दवाइयों का असर ही नहीं होता और फिर मेडिकल साइंस को एक नई दवाई बनानी पड़ती है। ठीक है, तो उनको कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंट स्पीशीज़। क्या कहते हैं? ड्रग यानी मेडिसिन, ड्रग रेजिस्टेंट स्पीशीज़, चाहे वो यूकैरियोट हो चाहे वो प्रोकैरियोट। जैसे यूकैरियोट मतलब कुछ वॉर्म्स होते हैं, कुछ फंजाई होते हैं, ये भी तो पैथोजन है ना बच्चों, तो वो भी ड्रग रेजिस्टेंट हो सकते हैं। इसके अलावा हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट भी बहुत पेस्ट बन गए हैं आजकल। पहले पेस्ट बहुत इजीली पेस्टिसाइड से मर जाते थे, अब आप देखो घर में ही देख लो आप, ऑल आउट वगैरह का मच्छरों पर इतना इम्पैक्ट ही नहीं होता क्योंकि हम इतना ज़्यादा उन्हें यूज़ करते हैं कि वो भी, उनका भी इम्यून सिस्टम सीख चुका है कि इस चीज़ से कैसे लड़ना है और अब उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं बच्चों? जितनी भी रेजिस्टेंट स्पीशीज़ डेवलप हुई हैं ना, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हुई हैं। यहाँ पर इसलिए क्लास में लाइन दे रखी है कि ये हमें बताता है कि इवोल्यूशन कोई डायरेक्टेड प्रोसेस नहीं है कि हम पहले से डिटर्मिन कर सकें कि अब क्या होने वाला है। इवोल्यूशन किस पर डिपेंड करता है? इट इज़ अ स्टोकैस्टिक प्रोसेस, यानी रैंडम प्रोसेस है बेस्ड ऑन चांस इवेंट्स एंड नेचर एंड चांस म्यूटेशंस इन ऑर्गेनिज्म। जो भी सराउंडिंग कंडीशंस हैं उनकी वजह से कोई चांस इवेंट या कोई भी चांस म्यूटेशन अगर ऑर्गेनिज्म में हुआ तो इवोल्यूशन होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का है। ठीक है, पहला दिया है डार्विन्स फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड, नहीं, ये हम अडेप्टिव रेडिएशन में पढ़ते हैं। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स, यस, वीड्स हर्ब यानी वीड्स हर्ब ही हैं, पौधे ही हैं। हर्बिसाइड्स क्यों बनाए हमने? वीड्स को मारने के लिए। बहुत सारे वीड्स ऐसे हैं जिन पर उन हर्बिसाइड्स का असर नहीं होता। ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट्स, इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना कि यार ये तो प्रोकैरियोट होना चाहिए था। बहुत सारे यूकैरियोटिक पैथोजेंस भी हैं, वो भी अब ड्रग रेजिस्टेंट हो चुके हैं। मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक डॉग्स, अभी बताया मैंने तुम्हें, ये भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू होने वाला इवोल्यूशन ही है। यानी यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स जो हैं वो एंथ्रोपोजेनिक के हैं, ऑप्शन 3। डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट 2020 का क्वेश्चन है, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय, दिया किसने था? वो अर्नस्ट हैकल ने। डिसप्रूव किसने किया था? वॉन बेयर ने। सो ऑप्शन 1। चलो वैसे अच्छी बात है, यहाँ अर्नस्ट हैकल दिया ही नहीं ऑप्शन में। देन अगेन 2020 का क्वेश्चन है फ्लिपर्स, देखो फिर क्वेश्चन आया है फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। आप देख रहे हो ज़्यादातर क्वेश्चन फ्लिपर्स पर आ रहा है, तो आप वहाँ पे स्टार बना देना। फ्लिपर्स तुरंत आपको एसी में याद आ जाने चाहिए। एनालॉगस यानी कन्वर्जेंट, ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2018 का क्वेश्चन है, द सिमिलैरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द फोर लिम्स ऑफ मैनी वर्टिब्रेट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ध्यान से पढ़ो क्या है? बोन्स के स्ट्रक्चर, जो हमारे फोर लिम्स हैं वर्टिब्रेट्स के, उनमें जो सिमिलैरिटी है वो किसको बता रहा है? होमोलोगस। होमोलोगस किसका एग्जाम्पल है? डाइवर्जेंट का, HD। तो होमोलोगस, एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको, या तो होमोलोगी मिलेगा या डाइवर्जेंट मिलेगा, दोनों साथ में नहीं होंगे तो फिर बोथ होगा ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एग्जाम्पल फॉर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। पता लगा आप जल्दीबाजी में बस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पढ़ा और टिक करके आगे बढ़ गए। आपसे पूछा है इनकरेक्ट ऑप्शन बताओ, तो यानी फोर लिम्ब ऑफ मैन, बैट, चीता तो डाइवर्जेंट ही है। डाइवर्जेंट यानी HD यानी होमोलोगस। हार्ट अभी अभी बताया मैंने आपको, ये भी होमोलोगी का एग्जाम्पल है। ब्रेन भी होमोलोगी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो बचा आई मैंने आपको बताया था किसका एग्जाम्पल है? एनालॉगस का। सो इनकरेक्ट हो गया यहाँ पे 4। ठीक है, क्लियर है क्या? आगे बढ़े। आप थोड़ा सा ऐसे भी याद रख सकते हो बच्चों, जो इंटरनल ऑर्गन्स है ना, जैसे ब्रेन, हार्ट और फोर लिम्ब में हम अंदर बोन्स देख रहे हैं ना कि बाहर से फोर लिम्स को देख रहे हैं, तो ये होमोलोगी है। और जो एक्सटर्नली फ्लिपर्स हो गए, विंग्स हो गए, आईज हो गई, जो आपको एक्सटर्नली दिख रही है, सब एनालॉगस में है। ठीक है, समझने के बाद, कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत आप इस तरह की लॉजिकल ट्रिक्स को यूज कर सकते हैं। ओके, विच ऑफ द स्ट्रक्चर इज होमोलोगस टू द विंग्स ऑफ अ बर्ड? अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब जैसे ही विंग्स दिखेगा आप सोचोगे अरे यार ये तो एनालॉगस में पढ़ा था हमने, होमोलोगस कहाँ से आ गया? तो बर्ड के विंग्स के होमोलोगस कौन है? जो उनके नियर के टैक्सॉन में, नियर के टैक्सॉन में कौन है? मैमल्स, यानी बैट होगा जरूर ऑप्शन में। बैट नहीं है तो कुछ और होगा, देखते हैं एक बार। पहला ऑप्शन दिया है हाइंड लिम्ब ऑफ रैबिट, तो हाइंड लिम्ब तो हटा दूं,
क्योंकि आपको पता है बर्ड के जो विंग्स हैं वो 4 लिम्स का मॉडिफिकेशन है। आप इसको ऐसा भी देख सकते हो कि अगर आपको इन चारों ऑप्शन में किसी के 4 लिम्स दिख जाएं तो वो भी आप चूज कर सकते हो, ठीक है। फ्लिपर ऑफ वेल, फ्लिपर ऑफ वेल को चूज कर सकती हूँ ना, मैं अभी बताया था डायग्राम में, वो भी तो 4 लिम्ब का ही मॉडिफिकेशन है, ठीक है। फिर भी और ऑप्शन देख लो। डॉर्सल फिन ऑफ अ शार्क, बिल्कुल नहीं, शार्क फिशेज में आता है, फिन्स बिल्कुल अलग होते हैं। और विंग्स ऑफ अ मॉथ हो सकता था, बटरफ्लाई हो चाहे मॉथ हो, लेकिन ये दोनों एनालॉगस हो जाते हैं बच्चों, प्लीज डू रिमेंबर। देखो आ रहे हैं आप कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन। विंग्स ऑफ अ बर्ड और विंग्स ऑफ अ इंसेक्ट को अगर कंपेयर करोगे तो दूर दूर के टेक्सॉन है, एनालॉगी। और अगर इसको आप मैमल्स यानी वेल या बैट या किसी के भी साथ कंपेयर करोगे तो होमोलॉगी, बट होना क्या चाहिए, उसके 4 लिम्स, ठीक है। डन, आगे बढ़ें। एनालॉगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ, बताओ एनालॉगस स्ट्रक्चर क्यों बने बच्चों? जब मैंने आपको क्या कहा, एनालॉगस यानी कन्वर्जेंट, एसी, सब एक ही जगह पर आकर इकट्ठे हो गए, तो सब एक ही जगह पर आकर इकट्ठे हो गए यानी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। सिंपल। शेयर्ड कॉमन एंसेस्ट्री किसका एग्जांपल है? जहाँ पे ओरिजिन कॉमन हुआ है वहां से सब जगह फैल गए, वो डाइवर्जेंट यानी होमोलोगस में आता है। डन। देन द विंग्स ऑफ अ बर्ड एंड द विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट, देखो आ गया क्वेश्चन, विंग्स ऑफ अ बर्ड एंड इंसेक्ट दूर दूर के टेक्सॉन हो गए, तो फिर इसको आप किस में रखोगे? एसी, एनालॉगस में रखोगे। एनालॉगस एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन यानी ऑप्शन 4। अब नहीं हो रहे ना कंफ्यूज, अब सारे क्वेश्चन होंगे आपसे, देखना अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली समझ लिया है तो। इंडस्ट्रियल मिलानिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, इंडस्ट्रियल मिलानिज्म पर सिर्फ इतना सा क्वेश्चन आया हुआ है कि वो इसमें से किसका एग्जाम्पल है? यू ऑल नो, नेचुरल सिलेक्शन। बता देती हूँ इसमें क्या हुआ था। इंग्लैंड में प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन टाइम पर और पोस्ट यानी 1920s के पहले और उसके बाद, मतलब पहले तो 1850s में एक स्टडी हुई, फिर 1920s में एक स्टडी हुई, ठीक है। तो उनमें क्या देखा गया, लगभग 70 साल का डिफरेंस हो गया। इसमें क्या देखा गया कि जब प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन टाइम था, जो ट्रीज थे उन ट्रीज पर वाइट विंग्ड मॉथ्स का नंबर ज़्यादा था, वाइट वाले ज़्यादा थे और डार्क वाले कम थे तो दोनों, बट डार्क बहुत कम थे, वाइट बहुत ज़्यादा थे। क्यों? क्योंकि ट्री पर वाइट कलर के लाइकेन्स चिपके रहते थे बच्चों। आपको पता है लाइकेन्स को ग्रोथ करने के लिए कोई ना कोई सबस्ट्रेट चाहिए होता है, वो रॉक्स पर, वुडन लॉग्स पर, ट्री ट्रंक्स पर ग्रोथ करते हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते उनको, ठीक है। लाइकेन तो खुद ही सिम्बायोटिक है फंगल और उसका एल्गी का। सो लाइकेन्स क्योंकि वाइट कलर के होते हैं, वो ट्रीज पर चिपके रहते थे, तो उन पर वाइट कलर की मॉथ्स इजीली छुप जाती थी। पर जब पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम आया तो लाइकेन्स डिसअपियर हो गए। यू नो दे आर पॉल्यूशन इंडिकेटर, पॉल्यूशन में गायब हो जाते हैं, जिससे ये कैसा हो गया, डार्क कलर का स्टेम हो गया ट्रीज का ट्रंक, ऊपर से कार्बन का जो धुआं वगैरह है वो भी जमा होता गया, उससे भी थोड़ा डार्किश कलर हुआ। तो वाइट वालों का नंबर तो क्या हो गया, कम, क्योंकि इनको कौन खाता है, मॉथ्स को खाते हैं बर्ड्स, तो बर्ड्स को इजीली दिख जाएंगे वाइट वाले। और डार्क वालों का नंबर बढ़ गया, क्योंकि डार्क, अगर पीछे बैकग्राउंड डार्क है तो ये इजीली छुप जाएंगे। सेम बैकग्राउंड में छुपने को क्या कहते हैं, कैमोफ्लेज कहते हैं। तो यहाँ पर किस वजह से जो प्रोटेक्शन मिल रहा है वो किस वजह से मिल रहा है, कैमोफ्लेज की वजह से मिल रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो बस सिंपली आपको ये स्टडी ध्यान रखनी है। तो ये क्या बताता है, ये नेचुरल सिलेक्शन को बताता है ना, ये रहा कैमोफ्लेज, ये नेचुरल सिलेक्शन को बताता है कि जिस समय जैसी कंडीशंस होंगी उसके अकॉर्डिंग ही स्पीशीज इवॉल्व होंगी, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी लाइन लिखी है, दैट नो वेरिएंट इज कम्प्लीटली वाइप्ड आउट। आप ये नहीं कहेंगे कि स्टार्टिंग में सिर्फ वाइट कलर थे, बाद में सिर्फ डार्क कलर थे, हर समय पर दोनों थे, कम या ज़्यादा का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देन इस पे कोई डिटेल क्वेश्चन आया नहीं है, इसलिए हमने कोई यहाँ पे है नहीं, आएगा तो हम देख लेंगे। 2014 में फिर से 4 लिम्स पे क्वेश्चन है, देखो 4 लिम्स ऑफ कैट, लिजर्ड। अब आप ये मत कहना मैम लिजर्ड तो मैमल नहीं है, मैंने आपको कहा ना वर्टिब्रेट के 4 लिम्स भी इसी में आते हैं। तो लिजर्ड यूज्ड इन वॉकिंग, जबकि 4 लिम्स ऑफ वेल यूज्ड इन स्विमिंग एंड 4 लिम्स ऑफ बैट यूज्ड इन फ्लाइंग। तो ये किसका एग्जांपल है बच्चों, सभी के 4 लिम्स एचडी को बताते हैं, यानी होमोलोगस। तो होमोलोगस ये रहा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। देन 2014 का फिर से क्वेश्चन है, विच आर एनालॉगस स्ट्रक्चर। तो एनालॉगस में हमने याद करा है आईज, विंग्स, फ्लिपर्स, ये सारे, तो या तो उसी से मिल जाएगा आपको। तो ये रहा, देखो विंग्स ऑफ बैट एंड पिजन दिया है यहाँ पर, लेकिन जल्दीबाजी में नहीं कि विंग्स याद है हमें तो उसको टिक कर दें हम। बैट मैमल, पिजन बर्ड, पास पास के टेक्सॉन है, तो इनके विंग्स एनालॉगस को नहीं बल्कि होमोलोगस को बताते हैं। तो ये तो होमोलोगी का एग्जाम्पल हुआ। गिल्स ऑफ प्रॉन एंड लंग्स ऑफ मैन, ये नया एग्जाम्पल आया है, देखो प्रॉन में गिल्स और मैन के लंग्स। पहले तुम ये देखो, प्रॉन मॉलस्का में, प्रॉन कहाँ आता है, उसमें आर्थ्रोपोडा में आता है, क्रस्टेशियन में, और मैन कॉर्डेट में आता है, तो दूर दूर के टेक्सॉन हो गए।
दूर दूर के टेक्सॉन से आपने 2 रेस्पिरेटरी ऑर्गन उठाए हैं, यानी दोनों का फंक्शन सेम है, दोनों रेस्पिरेशन करते हैं, बट ऑब्वियस स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, तो इसको भी तो मैं एसी में रख सकती हूँ। मान लो नहीं पता, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। थॉर्न एंड टेंड्रिल तो अच्छे से पढ़ा है हमने, एचडी का एग्जाम्पल है। और फ्लिपर्स देखते ही फिर से टिक मत कर देना एनालॉजी को, फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन के साथ लेग्स ऑफ हॉर्स दे दिया बच्चों, तो डॉल्फिन के फ्लिपर्स भी 4 लिम्ब है, भी 4 लिम्ब है, और हॉर्स के जो लेग्स हैं, हालांकि लिखा नहीं, आगे वाले भी मानोगे तो वो 4 लिम्ब्स हैं, तो ये तो फिर होमोलोगस का एग्जाम्पल हुए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर विच इज एनालॉगस स्ट्रक्चर, तो ऑप्शन 2 करना पड़ेगा, जो आपके ऑप्शंस में नहीं है एनसीईआरटी में, बट आप लॉजिकली बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप समझ गए होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स के क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे एंड किन किन बातों का ध्यान आपको रखना है, तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। 2013 का क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इवॉल्व सिमिलर फिनोटिपिक अडेप्टेशन इन रिस्पॉन्स टू अ कॉमन इन्वायरमेंटल चैलेंज इज कॉल्ड। यहाँ पे सिर्फ आपको लैंग्वेज से कंफ्यूज किया, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि आपको वो प्रोसेस बताना है जिसमें डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, यानी कि उनका ओरिजिन अलग अलग हुआ है, डिफरेंट ओरिजिन है सबका, इवॉल्व सिमिलर अडेप्टेशन, सिमिलर अडेप्टेशन यानी वो सेम हैबिटेट में आ गए हैं बच्चों, तभी तो सिमिलर अडेप्टेशन हुए उनमें, इन रिस्पॉन्स टू अ कॉमन एनवायरमेंटल चैलेंज, तो सेम हैबिटेट में यानी कन्वर्ज हो गए हैं, यानी एसी यानी कि एनालॉगस ऑर्गन्स यानी कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, रटने से नहीं आएगा, आपको समझ आना चाहिए टॉपिक, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू। देन आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ कैट, दोनों दूर दूर के टेक्सॉन है, शो डिफरेंट पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर येट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, सो दूर दूर के टेक्सॉन में वैसे भी एसी होता है, सो एनालॉगस ऑर्गन्स दैट हैव इवॉल्व ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, हालांकि एनालॉगस 2 में दिया है बट ये डाइवर्जेंट दे दिया, तो ये गलत है, ठीक है। मुझे नहीं लगता इस सेशन को अटेंड करने के बाद अब तुम इसके क्वेश्चन गलत करोगे, तुम खुद से, तुम्हारे पास कोई बुक हो उसमें होमोलोगस एनालॉगस के क्वेश्चंस कर लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। Which option give one correct example each of convergent and divergent? Convergent evolution यानी AC, divergent evolution यानी HD। मुझे एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहले ऑप्शन में दिया है कन्वर्जेंट में आइज दी हैं, किसकी दी हैं? ऑक्टोपस एंड मैमल की। इसमें बोन्स ऑफ 4 लिम्स दी हैं, किसकी दी हैं? वर्टिब्रेट्स की। तो मुझे तो यहीं पर अपना आंसर मिल गया। फिर भी आगे देख लो, थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स को AC में लिखा है गलत, बोन्स को AC में लिख दिया गलत, थॉर्न्स एंड टेंड्रिल को लिख दिया गलत, बाकी सारे गलत हैं। सो फर्स्ट इज द करेक्ट वन। 2010 का क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक दिए हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली फिल अप द ब्लैंक इन 2 स्टेटमेंट्स। अच्छा, यहाँ पर जो ऑप्शन है उनमें कोई 2 ही स्टेटमेंट के सही हैं, जैसे D एंड A, या तो फिर A एंड B, या तो फिर B एंड C, B C है ना, ये क्या लिख दिया लास्ट में, एंड या फिर C एंड D। समझ गए? सबके नहीं मिलेंगे आपको सही। कि अब इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपके बहुत टाइम है तो आप पहले सारे फिल इन द ब्लैंक कर लो, फिर भर लो, नहीं तो आप सीधा ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हो थोड़ा टाइम सेव करने के लिए। जैसे यहाँ पर आपको कहा है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, अगेन बटरफ्लाई इंसेक्ट है, बर्ड दूर दूर के टेक्सॉन हो गए, लुक अलाइक एंड द रिजल्ट ऑफ कौन सा इवोल्यूशन बच्चों? AC यानी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। मैं तो तुम्हें प्रैक्टिस करा रही हूँ इसलिए एक बार सारे बता रही हूँ। Miller showed that the CH4, H2, NH3 and water vapors है ना, H2O when exposed to electric charge resulted in formation of amino acids. Vermiform appendix एक vestigial organ है, you know, and N dash evidence of evolution। जो vestigial organs हैं वो किसको बताते हैं? vestigial organs paleontological evidences को बताते हैं। I think एक मिनट देखना, vestigial organs के बारे में कुछ तो लिखा है शायद NCERT में, या तो embryological में लिखा होगा, embryological होना चाहिए मेरे ख्याल से वेस्टिजियल ऑर्गन्स में। हाँ, ये रहा देखो, वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो हैं वो किसको बताते हैं? एम्ब्रियोलॉजिकल को बताते हैं, ठीक है। तो ये एम्ब्रियोलॉजिकल का हुआ, यानी एक ऐसी चीज़, क्या हुआ? यानी एक ऐसी चीज़ जो पहले प्रेजेंट थी बट धीरे धीरे उसका यूज़ नहीं हुआ तो वो वेस्टिजियल बन गई, ठीक है। तो ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस हो गया। अकॉर्डिंग टू डार्विन इवोल्यूशन टुक प्लेस ड्यू टू ऑप्शन देखने पड़ेंगे मुझे। अच्छा, स्मॉल वेरिएशंस लिखा है और म्यूटेशंस भी लिखा है, कुछ याद आ रहा है क्या? इसी चैप्टर में थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन है पूरे चैप्टर का। अगर हम इसी चैप्टर में बच्चों आगे जाएं तो यहाँ पर अडेप्टिव रेडिएशन के बाद एक छोटा सा पैराग्राफ है, ये रहा, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन के नाम से है, बट एक्चुअली दिस पैराग्राफ इज द डिफरेंस बिटवीन डार्विनियन वेरिएशंस एंड ह्यूगो डी व्रीज म्यूटेशंस।
ठीक है, इतनी शॉर्ट फॉर्म्स मत लिखना है, तो मैंने वैसे ही लिख दिया। इस पैराग्राफ में आपको ये बताया है कि दो मेजर साइंटिस्ट अलग अलग बातें कर रहे थे। एक तो जो डार्विन है, जो फादर ऑफ इवोल्यूशन है, वो कह रहे थे कि यार वेरिएशंस जो हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, आपको पता है इतने माइनर वेरिएशन होते हैं कि हमें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो नज़र भी नहीं आते, और जब धीरे धीरे वो एक्यूमुलेट होते हैं ओवर बिलियन ऑफ ईयर्स, तब जाके एक नई स्पीशीज़ बनती है, ऐसा डार्विन ने कहा था। तो डार्विन ने कहा कि भाई वेरिएशन स्मॉल होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है, लेकिन और बट ऑब्वियस इस वजह से जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। लेकिन आपको ध्यान है ह्यूगो डी व्रीज कौन थे बच्चों? ह्यूगो डी व्रीज थे म्यूटेशंस के डिस्कवरर। उन्होंने इवनिंग प्रिमरोज नाम के प्लांट पर जब अचानक सडन चेंजेस देखे कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कुछ ऐसे चेंजेस दिखे जो पहले किसी भी पेरेंट में नहीं थे, तो उन्होंने ऐसे चेंजेस को कहा म्यूटेशंस, जो एकदम से एक लार्ज डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। तो ह्यूगो डी व्रीज ने कहा था कि भाई जितना भी इवोल्यूशन आप देख रहे हो ना, वो एक्चुअली म्यूटेशंस की वजह से हो रहा है। जो स्पीसिएशन होता है, नहीं, जो नई स्पीशीज़ बनती हैं वो म्यूटेशंस की वजह से बनती हैं, और म्यूटेशन स्मॉल नहीं बल्कि एक लार्ज वेरिएशन है, और एक लार्ज म्यूटेशन के लिए उन्होंने स्पेशल टर्म भी यूज़ की थी, दैट इज सॉल्टेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, भी आगे मिल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है। डार्विन कह रहे हैं कि वेरिएशन माइनर होते हैं, स्मॉल होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, जबकि ह्यूगो डी व्रीज कह रहे हैं कि जो वेरिएशंस हैं वो सडन होते हैं, म्यूटेशंस की फॉर्म में होते हैं, लार्ज होते हैं, और उनको रैंडम होते हैं, कुछ नहीं पता कब क्या म्यूटेशन हो जाए, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड ये लाइन है बच्चों, यहाँ पर क्या है कि अकॉर्डिंग टू डार्विन इवोल्यूशन टुक प्लेस ड्यू टू स्मॉल वेरिएशन एंड उसकी वजह से फिर होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, फर्स्ट में डी वाले को बोला है फर्स्ट स्मॉल वेरिएशन एंड सेकंड सर्वाइवल, बिल्कुल ठीक है, और ए स्टेटमेंट में फर्स्ट आना चाहिए कन्वर्जेंट। तो वैसे मुझे फर्स्ट में ही अपना करेक्ट आंसर मिल गया, बाकी आप चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई गलती मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन गलत है, यहाँ पर क्या गलत है, यहाँ पर रूडिमेंट्री तो बोल सकते हैं वेस्टिजियल को, नो प्रॉब्लम, बट इसे एनाटॉमिकल एविडेंस कह दिया। एनाटॉमिकल एविडेंस होमोलोगस एनालॉगस को कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये म्यूटेशंस गलत है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, 2010 का क्वेश्चन था। अब जनरली इतने लेंदी क्वेश्चंस नहीं आते, अब तो आपको फास्ट क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। खत्म हो गया ये टॉपिक। नाउ इसी के पहले एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के बाद कह लो एक और, ये भी ना एक्चुअली पता है आपको क्या, ये कोई अलग टॉपिक नहीं है। ये जो अडेप्टिव रेडिएशन है ना, अडेप्टिव रेडिएशन है, ये भी एक एविडेंस है। ये कौन सा एविडेंस है? बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। ये चैप्टर थोड़ा सा है ना एनसीईआरटी में इस तरह से होना चाहिए कि इसकी हेडिंग सब हेडिंग्स थोड़ी इंप्रूव होनी चाहिए। मैं पढ़ाते वक्त आपको करा देती हूँ ये चीज़ें, बट कोई नहीं, आप अभी समझ लो कि अडेप्टिव रेडिएशंस की स्टडी से भी इवोल्यूशन को ही प्रूव किया गया था। और ये स्टडी कैसे की गई? अलग अलग बायोजियोग्राफिकल रीजन्स में की गई, दैट्स वाई इनको बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस कहते हैं, ठीक है। अडेप्टिव रेडिएशन का सिंपली मतलब था, डार्विन ने ही इसके बारे में हमको बताया कि जब वो गैलापागोस आइलैंड पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो फिंचेस बर्ड थी, जिनको डार्विन्स फिंचेस कहा गया, ये फिंचेस बर्ड स्मॉल ब्लैक बर्ड्स होती हैं, बट इन सबके बीक पैटर्न उनको अलग अलग मिले। बहुत तरह की बर्ड्स के अलग अलग पॉपुलेशंस ग्रुप्स मिले, तो उन्होंने देखा कि इनके बीक का पैटर्न अलग है, इनके बीक का पैटर्न अलग है, इनके बीक का पैटर्न अलग है। तो उन्होंने इसका रीज़न बताया। उन्होंने कहा कि एक्चुअली में जो सारी बर्ड्स थी ना, ये सीड ईटर्स थी। पहले सब एक जैसी थी, बीक भी एक जैसी थी, सब सीड्स खाती थी, बट अब एक ही आइलैंड पर रहना है इनको। कंडीशन क्या है इनके सामने? आइलैंड क्या होता है? चारों तरफ समुद्र है, पानी ही पानी है। तो अगर इनकी संख्या बढ़ती गई, इनका नंबर बढ़ता गया, अब ये उस जगह को छोड़ के तो कहीं और जा नहीं सकती। लिमिटेड जियोग्राफिकल रीजन, अगर इन्हें एक लिमिटेड जियोग्राफिकल रीजन में रहना है और ये उस जगह को छोड़ के नहीं जा सकते, तो या तो ये समय के साथ एक्सटिंक्ट हो जाते, या एक तरीका है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। जैसे कई बार आप कहते हो ना कि नहीं हमें तो डॉक्टर ही बनना है मैम, हमें तो और कुछ बनना ही नहीं है, तो आपने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया खुद के ऊपर। तो दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो आप इतना स्ट्रगल करो, चाहे कितने भी आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितने भी ड्रॉप लेने पड़े, आप डॉक्टर बन के ही रहोगे और तब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं जाना चाहिए। या एक दूसरा ऑप्शन है, आपने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि ठीक है यार मेहनत तो पूरी की, नहीं बन पाए तो अब हम इस फील्ड में अच्छा करके दिखाएंगे। पर दोनों में से कुछ तो चुनना पड़ेगा ना। जो एक तीसरा ऑप्शन जो आजकल के बच्चे चुनते हैं ना, वो नहीं होना चाहिए कि एंड ऑफ लाइफ कर दिया, हमारे लिए तो लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। आप सीखो यहाँ से इसी एग्जाम्पल से कि जब डार्विन ने कहा कि जब उस गैलापागोस आइलैंड पर डार्विन्स फिंचेस के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो या तो वो खत्म हो जाती, बट उन्होंने खत्म नहीं होने दिया खुद को, बल्कि उन्होंने उसी आइलैंड पर रहते हुए अपने फूड पैटर्न में चेंज कर लिया।
कुछ बर्ड सीड ईटर की जगह क्या बन गई, इंसेक्टिवोरस बन गई, यानी इंसेक्ट्स को खाने लगी। कुछ वेजिटेरियन फिंचेस, यानी वेजिटेरियन मतलब जो छोटी छोटी बर्ड्स हैं या ट्री के जो भी लीव्स हैं उनको खाने लगी। ज़रूरी नहीं है कि हम सीड ही खाएंगे, ओके। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और इसी वजह से वो आज तक वहाँ एग्जिस्ट कर रही हैं, ओके। तो इस फिनोमिना को जब एक कॉमन सीड ईटर बर्ड से अलग अलग तरह की फिंचेस बर्ड इवॉल्व हो गई तो उन्होंने उसको कहा अडैप्टिव रेडिएशन। रेडिएशन क्यों, एक ही जियोग्राफिकल एरिया में एक कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग तरह की स्पीशीज इवॉल्व हो रही हैं, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड अडैप्टिव रेडिएशन। क्यों हुआ ये, ध्यान से देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, अब ये डिफरेंट स्पीशीज है बच्चों, अभी एक दूसरे से ब्रीड नहीं कर सकती, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, ठीक है, इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया, क्योंकि कंडीशन ये थी कि उनको उसी जियोग्राफिकल एरिया में रहना था, वो उसको छोड़ के कहीं और नहीं जा सकते थे। अगर वो जा सकते होते तो शायद वो सीड ईटर ही रहते और वो कहीं और जाकर रहने लग जाते, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ हैबिटेट। अब ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है कि मैम आप कह रहे हैं कि एक ही जियोग्राफिकल एरिया में रहना है और यहाँ लिख रहा है अदर एरियाज ऑफ जियोग्राफी। तो बच्चों हैबिटेट का मतलब, ये हैबिटेट का मतलब होता है उसी आइलैंड पे भी तो डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट हो सकते हैं ना। उस आइलैंड पर जहाँ इंसेक्ट ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पे इंसेक्टिवोरस बर्ड्स रहने लग गए, उस आइलैंड पे जहाँ पे ट्री लीव्स वगैरह इजीली मिलती है वहाँ पर वो रहने लग गए, उसी आइलैंड पे जहाँ पे फ्रूट्स अच्छे थे, सीड्स मिल जाएं वहाँ पर ये रहने लग गए। तो अडैप्टिव रेडिएशन की दो शर्तें हैं। पहली शर्त ये होती है कि एक ही रेस्ट्रिक्टेड जियोग्राफिकल रीजन हो, और दूसरी शर्त ये होती है कि उस जियोग्राफिकल रीजन में मल्टीपल वेकेंट हैबिटेट होने चाहिए, मल्टीपल वेकेंट हैबिटेट होने चाहिए। वेकेंट वर्ड क्यों लिखा मैंने, मल्टीपल हैबिटेट मतलब उनके पास ऑप्शन तो होने चाहिए ना। मैं आपको कह रही हूँ कि कोई बात नहीं डॉक्टर नहीं बन सकते तो आप कुछ और बन जाओ, तो आप कहेंगे ना मैम ऑप्शन तो बताओ कि क्या ऑप्शन है। फिर उस ऑप्शन में आप ये भी देखोगे कि यार वहाँ पे जाकर हमारी ग्रोथ है कि नहीं है। वेकेंट यानी अगर पहले से ही किसी का उस हैबिटेट पे कब्जा होता तो वो फिंचेस को वहाँ आने ही नहीं देते, फिंचेस वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाती, तो वो खाली पड़े थे हैबिटेट। यानी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आप ग्रोथ कर सकते हो, आगे जाकर अच्छा कर सकते हो, बट यू हैव टू एक्सप्लोर। तो वैसा ही इन बर्ड्स ने किया, उन्होंने ढूंढा कि उस जियोग्राफिकल रीजन में और कौन कौन से हैबिटेट हैं, वहाँ वो रहने लगी, वहाँ के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट किया। कई मिलियन साल लगे होंगे बट ऑब्वियस इस प्रोसेस में, लेकिन दिस हैपेंड, है ना। इसी फिनोमेना को डार्विन ने नाम दिया अडैप्टिव रेडिएशन। समझ गए आप इसकी डेफिनेशन। और अगर आपसे पूछें कि अडैप्टिव रेडिएशन का ये जो एग्जांपल है ये कौन से इवोल्यूशन को बता रहा है बच्चों, तो प्लीज रिमेंबर दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब यहाँ पे आप होमोलॉगी एनालॉगी को मत लाना अभी, यहाँ पे डाइवर्जेंट इसलिए क्योंकि एक पॉइंट से अलग अलग हैबिटेट में ये रेडिएट हो रहे हैं। डिफरेंट हैबिटेट का मतलब डाइवर्जेंट। समझ गए आप, बात क्लियर है। एक और सेम एग्जांपल अडैप्टिव रेडिएशन का है ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया भी चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो वहाँ पर रहने वाले जो मार्सूपियल्स थे, मार्सूपियल कौन, जिनमें बेबी बैग होता है, जिनके इमेच्योर बेबी बॉर्न होते हैं, उनको अपने प्रोटेक्शन का ध्यान रखना होता है, उनके बेबीज़ को कोई भी इजीली खा सकता है वरना। तो मार्सूपियल्स ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के कहीं जा नहीं सकते थे। अब सोचो जो एक ओरिजिनल मार्सूपियल थे वो एक ही स्पीशीज़ थी कोई, बट अगर वो एक ही स्पीशीज़ धीरे धीरे ग्रो करती रहती और बहुत हाई नंबर हो जाता तो वहीं पर कॉम्पिटिशन से वो मर जाते और उनके पास ऑप्शन नहीं था कहीं और जाने का। तो लिमिटेड जियोग्राफिकल रीजन में उन्होंने मल्टीपल वेकेंट हैबिटेट ढूंढे, वहाँ पर ये सब जाते गए और देखो कितने डिफरेंट पैटर्न में इवॉल्व हो गए, बिल्कुल अलग अलग तरह की स्पीशीज़ बन गई। कोई टाइगर कैट, कोई एंट ईटर, मार्सूपियल रैट, कैंगरूज, वॉम्बैट, बैंडिकूट, कोआला, मार्सूपियल मोल, शुगर ग्लाइडर, टस्मैनियन वॉल्फ, ये सब अलग अलग नाम है। आई नो कि आप इन नामों को रट नहीं सकते, लेकिन फिर भी इन नामों पे कभी कभी क्वेश्चन आए हैं तो आप थोड़ा सा इनको हर बार देखने की आदत डालो, ठीक है। डन है क्या। तो दिस इज ऑल्सो एक ही ओरिजिन से बहुत सारे मल्टीपल वेकेंट हैबिटेट पे फैल रहे हैं। सो दिस इज अगेन द एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो ये दोनों किसके एग्जांपल हुए बच्चों, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के। लेकिन अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन इस टॉपिक में आता है इसको देखकर। यहाँ पर इसी टॉपिक में एक और एग्जाम्पल आपको दिया है। इस एग्जाम्पल में क्या किया है देखना आपको, किसको कंपेयर किया है बच्चों, ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स को प्लेसेंटल मैमल से कंपेयर किया है। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में प्लेसेंटल मैमल्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं, बट कुछ प्लेसेंटल मैमल्स वहाँ एग्जिस्ट करते हैं बच्चों। और अगर आप उन प्लेसेंटल मैमल्स को देखोगे ना तो हर प्लेसेंटल मैमल किसी ना किसी मार्सूपियल से सिमिलैरिटी शो करेगा। जैसे मार्सूपियल मोल की तरह बन गया मोल, नम्बैट एंटीटर से बन गया एंटीटर, मार्सूपियल माउस से बन गया माउस, स्पॉटेड कस्कस से बन गया लीमर, फ्लाइंग फैलेंजर से बन गया फ्लाइंग स्क्विरल, टाइगर कैट से बन गया बॉब कैट, और ये है वॉल्फ, टस्मैनियन वॉल्फ से बन गया वॉल्फ। तो ध्यान रखना
अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इससे इसका इवोल्यूशन होना किस तरह का इवोल्यूशन है, तो मैं कह रही हूँ कि ये कब इवॉल्व हुआ होगा बताओ? मोल कैसे इवॉल्व हुआ होगा? ये मार्सूपियल मोल जिस हैबिटेट में रह रहा है उसी हैबिटेट में इवॉल्व हुआ होगा ना मोल। अलग जगह जाता तो अलग स्पीशीज बनती, मतलब अलग स्पीशीज मतलब मार्सूपियल की अलग स्पीशीज बनती। तो सेम हैबिटेट में जब दो तरह की स्पीशीज डेवलप होती है तो सेम हैबिटेट के लिए आप ऐसी कहते हो ना, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये सारे आपस में डाइवर्जेंट को बताते हैं, ये सारे भी आपस में डाइवर्जेंट को बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया में प्लेसेंटल मैमल मान लो कोई एक होगा और उनसे इन सारों का डेवलप होना इज डाइवर्जेंट, लेकिन इन दोनों को अगर आप आपस में कंपेयर करोगे दो को, तो फिर ये किसको बताते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को बताते हैं। यहाँ पर लिखा है वन कैन कॉल दिस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कब कहेंगे आप इसको? एक लाइन लिखिए, इसीलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि इस टॉपिक को पढ़ते वक्त यहाँ पर एक ब्रेक लगा दो। यहाँ पर ये खत्म हो गया पैराग्राफ डाइवर्जेंट का, अब यहाँ से एक नई लाइन शुरू हो रही है। व्हेन मोर देन वन अडेप्टिव रेडिएशन, एक और दो, ये दो अलग अलग अडेप्टिव रेडिएशन थी, अपीयर टू हैव अकर्ड इन एन आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया, तो फिर आप उसे कहेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। जैसे कि मैमल को अगर आप मार्सूपियल से कंपेयर करोगे तो उसको डाइवर्जेंट में मत कर देना, वो कन्वर्जेंट का एग्जाम्पल है। डन। अब आप क्वेश्चंस कर लो। देखो 2023 में पूछा गया है सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स एग्जिबिटिंग अडेप्टिव रेडिएशन। अब मैंने कहा ना यहाँ पे नाम पे क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। देखते हैं हम कर पा रहे हैं कि जैसे यहाँ पे तो चलो मोल आ गया, तो मोल तो हमें क्लियरली पता है, मार्सूपियल मोल और मोल अलग अलग थे, तो ये तो मार्सूपियल का एग्जाम्पल नहीं है, इससे हमने हटा दिया। देन लीमर एंड ईटर वॉल्फ, वॉल्फ से हटा दो, टस्मेनियन वॉल्फ इजीली हमें पता है। देन यहाँ बॉबकैट, हाँ ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जैसे यहाँ तो दोनों में हमें पता है कि दोनों मार्सूपियल है, पर बॉबकैट आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि ये टाइगर कैट, टी फॉर टाइगर, टस्मेनियन टाइगर कैट, और ये बॉबकैट, तो बॉबकैट मैमल है ना कि मार्सूपियल, तो ये भी हटेगा। तो फिर बचा एक ही एग्जाम्पल, नम्बेट, स्पॉटेड कस्कस और फ्लाइंग फैलेजर। नम्बेट कहाँ था भाई? नम्बेट कहाँ है? ये रहा, एंट ईटर को बोलते हैं नम्बेट, ठीक है। मार्सूपियल, स्पॉटेड कस्कस और ये फ्लाइंग फैलेंजर। ये भी बहुत कंफ्यूज करता है फैलेंजर, ये फ्लाइंग फैलेंजर है, ये फ्लाइंग स्क्विरल है, ठीक है। फ्लाइंग फैलेंजर है, ये फ्लाइंग स्क्विरल है। हाँ ये देखो इसके दो नाम है बच्चों, वहाँ फ्लाइंग फैलेंजर लिखा है, यहाँ शुगर ग्लाइडर लिखा है, सेम है ये। दिस इज फ्लाइंग फैलेंजर, इसके दो नाम है। फ्लाइंग फैलेंजर को शुगर ग्लाइडर भी कहते हैं। होपफुली इतने टिपिकल टाइप के क्वेश्चन ना आए तुम्हारे, है ना, कोई मीनिंग नहीं है इनका, बहुत अच्छे लॉजिकल क्वेश्चन है इस चैप्टर में। नेक्स्ट 2021 का क्वेश्चन देख लो भाई, मैच द लिस्ट, ठीक है। अडेप्टिव रेडिएशन को इसमें से किससे मैच करोगे बताओ? तो बहुत आसान है, डार्विन्स फिंचेस से करोगे। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन तुरंत इसी याद आना चाहिए, एनालॉगस के एग्जांपल में हो गया विंग्स, चेक कर लेना इंसेक्ट एंड बर्ड के है ना, बर्ड और बैट के तो नहीं है कहीं। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन यानी एचडी में ये रहा फोर लिम्स, एंड एंथ्रोपोजेनिक एक्शन में रेजिस्टेंट वेराइटीज आ गई। सो पी का फोर्थ है, वैसे एक ही ऑप्शन में दिया है तो मुझे वैसे ही आंसर मिल गया, ठीक है। देन तुम प्लीज मैच द कॉलम में नीट में ध्यान रखना, एक ही ऑप्शन को मैच करके देख लेना, सबको मत करने बैठना। यहाँ तो मैं तुम्हें समझाती हूँ, हर एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करना चाहते हैं, इसलिए मैं सारे ऑप्शंस देखती हूँ। नेक्स्ट, द फिंच स्पीशीज ऑफ गैलापागोस आइलैंड आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर फूड सोर्सेज। यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिंच फूड, इनमें से कौन सा फिंचेस का खाना नहीं है? ये कर्नाटका वाले एग्जाम में आया था बच्चों 2013 में। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कैरियन, जनरली हमें कैरियन का मीनिंग नहीं पता होता, उस केस में अगर किसी ने बाइलिंगुअल पेपर जिनके पास है, जो हिंदी चूज करते हैं बट ऑब्वियसली उन्हें बाइलिंगुअल पेपर मिलता है। अच्छा ये भी एक बहुत कॉमन कन्फ्यूजन रहता है, बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम हमने मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर हिंदी चुना है, तो हमें हिंदी में ही तो नहीं मिल जाएगा ओनली पेपर? डू रिमेंबर एनटीए की नीट की बुकलेट पर क्लियरली लिखा है कि जो इंग्लिश चूज करता है उसको तो सिर्फ इंग्लिश में पेपर मिलता है, लेकिन उसके अलावा आप कोई भी दूसरी लैंग्वेज चूज करो, हिंदी, उर्दू, तमिल, जिन जिन लैंग्वेज में नीट होता है, सबको बायलिंगुअल पेपर ही मिलेगा बच्चों। ओनली उन लैंग्वेज का पेपर छपता ही नहीं है, या तो इंग्लिश ओनली का पेपर छपता है या बायलिंगुअल पेपर छपते हैं। तो जिसने भी हिंदी चूज किया है उसको पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, इसलिए ध्यान रखना जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, है ना, वो जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, ठीक है हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम हिंदी में कंफर्टेबल फील करते हैं, तो अगर आपको लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम आती है तो नीट के मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर में आप हिंदी चूज कर देना, तो आपको पेपर हिंदी प्लस इंग्लिश में मिलेगा। उससे आपकी रैंक पे, आपके सिलेक्शन प्रोसेस पे कहीं कोई असर नहीं होने वाला, ठीक है, क्लियर। तो कैरियन वर्ड का मतलब पता है क्या होता है? कैरियन कहते हैं जो डिकेइंग फ्लैश होता है ना,
जैसे कोई भी एनिमल मर गया, उसका मांस सड़ रहा है, उसका बॉडी सड़ रही है, तो वो जो मांस होता है जिसको वल्चर्स वगैरह खाते हैं उसको बोलते हैं कैरियन। तो कैरियन तो फिंचेस का फूड था ही नहीं, इंसेक्ट्स है, सीड्स है, ट्री बर्ड्स, वेजिटेरियन फिंचेस हमने पढ़ा, तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन एरिया। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन एरिया, एक ही एरिया में, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड स्प्रेडिंग टू अदर जियोग्राफिकल एरियाज। यहाँ पे जियोग्राफिकल एरिया से मतलब है उसी रीजन के डिफरेंट हैबिटेट। तो ये क्या बन गया, ये बन गया सिंपली अडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, आप कहेंगे मैम अभी अभी पढ़ा है इसलिए इतना अच्छा समझ आ रहा है, ऐसा नहीं है बच्चों। अगर आपने अच्छे से किसी टॉपिक को पढ़ के तभी उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली है और बार बार आप उसे थ्रू आउट द ईयर, बीच बीच में जब भी आपका टेस्ट है एटलीस्ट तब आप रिवाइज कर रहे हैं, तो चीज़ें बिल्कुल वैसे ही आपके माइंड में बैठ जाएंगी। पर आपने अगर कहीं पर भी कंजूसी की, चालाकी की पढ़ने में कि नहीं यार छोड़ो कौन रिवाइज करेगा, छोड़ो कौन टेस्ट देगा, तो फिर उसका रिजल्ट आपके सामने होगा। ठीक है, सीधी सच्ची बात है। डार्विन्स फिंचेस आर गुड एग्जाम्पल ऑफ, 2 साल में 2 बार क्वेश्चन आया है, डार्विन्स फिंचेस किसका एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अडेप्टिव रेडिएशन का। ठीक है, डन। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, वो जो अभी पैराग्राफ में आपको बता रही थी, वेरिएशन कॉज्ड बाय म्यूटेशन एज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डी व्रीज। तो ह्यूगो डी व्रीज के अकॉर्डिंग वेरिएशंस कैसे होते हैं बच्चों, रैंडम होते हैं और डायरेक्शन लेस होते हैं। डायरेक्शनल तो डार्विन ने कहा था कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अब क्या होगा अकॉर्डिंग टू नेचुरल चेंजेस, बट ह्यूगो डी व्रीज ने कहा नहीं, ये एकदम रैंडम होता है म्यूटेशन, जैसे ही कोई सडन चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग हमारे जीन्स में चेंज हो सकते हैं। म्यूटेशन एग्जिस्ट करते हैं बट उतना फ्रिक्वेंटली नहीं करते जितना ह्यूगो डी व्रीज ने कहा। ज़्यादातर म्यूटेशंस रेसेसिव होते हैं, लीथल होते हैं, तो इसलिए फिर बाद में एक कॉन्सेप्ट आया नियो डार्विनिज्म, जिसमें ये बोला गया कि सबकी थ्योरीज को मिला लिया वहाँ पे, जो अलग अलग लोगों ने कहा था, मेनली ह्यूगो डी व्रीज और उनके, उसको मिलाकर जो आप हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ते हो ना बच्चों, वो एक्चुअली में नियो डार्विनिज्म ही है। तो वो कहता है कि सबकी बातें सही हैं, वो 5 फैक्टर्स वाला, तो उसमें जितने भी साइंटिस्ट थे उनके फैक्टर्स को ले लिया गया कि अगर ये फैक्टर्स प्रेजेंट हैं तो इवोल्यूशन होगा वरना नहीं होगा। उसमें म्यूटेशन भी आ गया, नेचुरल सिलेक्शन भी आ गया, वेरिएशन भी आ गया, सब आ गया उसमें। क्लियर? अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी व्रीज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इज, ह्यूगो डी व्रीज के अकॉर्डिंग मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मल्टीपल स्टेप म्यूटेशन या सिंगल लार्ज म्यूटेशन, सिंगल लार्ज म्यूटेशन, उसी को क्या कहते हैं, सॉल्टेशन। ठीक है, द आइडिया ऑफ म्यूटेशन वॉज ब्रॉट फॉर्थ बाय, किसने दिया था हमें म्यूटेशंस के बारे में, ह्यूगो डी व्रीज। किस प्लांट पे वर्क किया था, इवनिंग प्रिमरोज, इसका साइंटिफिक नेम है इनोथेरा लेमार्कियाना, लिखवाया है मैंने लेक्चर में। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन आया नहीं है तो यू कैन लीव दैट। डन, यहाँ तक हो गया क्या क्लियर? अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पर, है ना, अभी तो है, टाइम है क्या हमारे पास, टाइम हो चाहे नहीं हो, वी हैव टू फिनिश दिस चैप्टर, है ना, हमें फटाफट से सीरीज़ हमारी ख़त्म करनी है। मुझे पता है तुम्हारे एग्जाम्स में बहुत कम टाइम बचा है। ओके, तो चलिए हम अब हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के क्वेश्चंस करते हैं। पहले एक बार यहाँ पर देख लो तो मैं एनसीईआरटी में ये सब क्या रह गया, ये सब क्या, अच्छा ये जो टॉपिक है ना बच्चों, इसमें आपको डार्विन की थ्योरी के बारे में थोड़ा सा दोबारा बताया है कि डार्विन की थ्योरी के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है, बस जस्ट देख लो। एक है ब्रांचिंग डिसेंट, एक है नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग डिसेंट, डिसेंडेंट्स का मतलब आने वाली जनरेशन, तो डार्विन ने कहा कि उनमें स्मॉल वेरिएशन होते रहते हैं और इसलिए वो ब्रांचिंग पैटर्न शो करती हैं, यानी पहले वाली जनरेशन से थोड़ी अलग होंगी बट बहुत माइनर। ठीक है, और इसी वजह से नेचुरल सिलेक्शन होता है। तो दीज आर 2 की कॉन्सेप्ट्स ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे आपको लेमार्क की थ्योरी भी बताई है, हालांकि लेमार्क की थ्योरी डार्विन से पहले के टाइम की थी बच्चों, और लेमार्क ने सिंपली वो वाला थ्योरी दी थी, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन, कि जिन ऑर्गन्स को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो ग्रो करते जाते हैं, जिन्हें हम यूज़ नहीं करते वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाते हैं। तो उसके बारे में बताया, उस जिराफ और स्नेक वाला एग्जाम्पल। ठीक है, फिर आपसे पूछा है क्वेश्चन कि इवोल्यूशन क्या है, तो यहाँ पे कहा है कि वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लियर वेदर इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द प्रोसेस और एंड रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, जस्ट एक लाइन है, इस पर भी ज़्यादा मत जाओ तुम। एंड थॉमस मेल्थस की एक स्टडी दी है, थॉमस मेल्थस ने भी डार्विन से पहले ही एक स्टडी की थी, उस स्टडी से ही डार्विन बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे। तो थॉमस मेल्थस ने क्या स्टडी की थी, शॉर्ट में देख लो, वैसे इस पर कोई क्वेश्चन आया नहीं है। उन्होंने भी यही देखा था बच्चों कि अगर नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं
तो पॉपुलेशंस स्टेबल रहेंगी इन साइज में। आपको पता है कि क्योंकि वो आप इकोलॉजी में भी तो पढ़ते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ पॉसिबल है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किसी की भी पॉसिबल नहीं है, जे शेप कर्व नहीं होता, एक लिमिट के बाद हर पॉपुलेशन बढ़ना रुक जाएगी, एक स्टेबिलिटी फेज आ जाएगी उसमें, है ना। वही चीज़ यहाँ पर बताई है। थ्योरेटिकली पॉपुलेशन साइज विल ग्रो एक्सपोनेंशियली, वो सिर्फ कब पॉसिबल है, इफ एवरीबडी रिप्रोड्यूस मैक्सिमल, यानी अनलिमिटेड नेचुरल सोर्सेज हैं, बट ऐसा एक्चुअली में नहीं होता। द फैक्ट इज दैट पॉपुलेशन साइज इन रियलिटी आर लिमिटेड मीन्स दैट देयर हैड बीन कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सेज। कॉम्पिटिशन कब होता है, जब सीट्स लिमिटेड होती है, अगर अनलिमिटेड सीट्स होती तो सबको मिल जाती, ठीक है, क्लियर। तो बस वही चीज़ यहाँ पे थॉमस मैल्थस की स्टडी में बताई है। डन, ये थॉमस मैल्थस की है और वो अल्फ्रेड वॉलेस की थी, दोनों को मिक्स मत कर देना, मैले आर्किपेलागो में अल्फ्रेड वॉलेस की थी, ये थॉमस मैल्थस की, बहुत मिलता जुलता नाम है, ठीक है। क्वेश्चन आए नहीं है ज़्यादा तो इट्स ओके। चलो अब आ जाते हैं अगेन, इस चैप्टर का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, जो मैं आपको कह रही हूँ एक्चुअली जो सबसे मेन है ना, नियो डार्विनिज्म, मतलब आप समझ लो ऊपर जितनी भी थ्योरीज थी उन सबसे मिला जुला कर एक वैलिड थ्योरी बनाई गई नियो डार्विनिज्म, उसी का मैथमेटिकल फॉर्म है हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने समझाया हमें कि किसी भी पॉपुलेशन में द फ्रिक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एलील्स ऑफ अ जीन, क्या होता है, किसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एलील्स ऑफ अ जीन, एक जीन के जो एलील्स हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, इट इज सपोज टू रिमेन फिक्स्ड एंड इवन रिमेन द सेम थ्रू आउट द जनरेशन। पहले हार्डी वीनबर्ग ने अपने प्रिंसिपल में क्या प्रिंसिपल दिया बच्चों, इक्विलिब्रियम का प्रिंसिपल दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी एक पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में रहती है, इक्विलिब्रियम में रहती है मतलब उसकी जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी है वो डिस्टर्ब नहीं होती है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि एलीलिक फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन इज स्टेबल एंड कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मतलब पहले इन्होंने ये बात की कि आप यूँ समझ लो कि पॉपुलेशन में चेंजेस ही नहीं हो रहे, कोई वेरिएशन नहीं आ रहे, और वो पॉपुलेशन जनरेशन टू जनरेशन बिल्कुल वैसी रह रही है, ना कोई नए फीचर ऐड हो रहे हैं, ना कोई फीचर्स उस पॉपुलेशन से डिलीट हो रहे हैं। अगर कोई पॉपुलेशन कई जनरेशन्स तक इसी तरह है तो उसको कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है, वो स्टेबल पॉपुलेशन है, ठीक है। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उसका जीन पूल कांस्टेंट है, ना तो जीन ऐड हो रहे हैं ना जीन डिलीट हो रहे हैं, ठीक है। इसी को उन्होंने कहा जेनेटिक इक्विलिब्रियम या पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम। और इस केस में अगर आप देखोगे तो जितनी भी एलिलिक फ्रीक्वेंसी है उनका सम टोटल 1 आएगा। जैसे वही मैथमेटिकल फॉर्म बताया था कि P + Q आप करोगे तो 1 आएगा, है ना, ये सिंपल है, P + Q। भाई यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखना बच्चों, एक इक्वेशन तो ये है और एक इक्वेशन ये है। अब जब न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे कौन सी इक्वेशन लगाएं। तो डू रिमेंबर ये जो P और Q है ना, ये एलील्स की फ्रीक्वेंसी है बच्चों। ये किसकी फ्रीक्वेंसी है, एलील की फ्रीक्वेंसी है। और ये जो है ना, ये किसकी फ्रीक्वेंसी है, ये जीनोटाइप्स की फ्रीक्वेंसी है। दिस इज जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रेसेसिव और ये हेट्रोजाइगस। बात समझ रहे हो आप मेरी? तो आप ढंग से क्वेश्चन पढ़ना। अगर आपसे एलिलिक फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन पूछा है तब तो ये वाली इक्वेशन लगाना, और आपसे अगर पूछा है कि इस तरह के जीनोटाइप के कितने इंडिविजुअल्स होंगे तो जीनोटाइप मतलब P की वैल्यू नहीं, P² की वैल्यू। ये वाला जीनोटाइप में Q² की वैल्यू, हेट्रोजाइगस में P × Q नहीं, 2 × P × Q, ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है। दोनों फॉर्मूले ऐसे ही लिख लो जैसे मैंने लिखे हैं, अभी न्यूमेरिकल में काम आएंगे, ठीक है। आज मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ क्योंकि वी हैव टू कंप्लीट द सीरीज। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो आप यूट्यूब, मतलब आपके पास, आपको पता है यूट्यूब पे ऑप्शन है, आप इसको थोड़ा स्पीड को कम करके आराम से भी समझ सकते हो। बाकी जिसने अच्छे से पढ़ रखा है उसको सब समझ में आ रहा होगा कि मैम किस तरह से रिविजन करा रही है, ठीक है। डन है क्या? फिर उन्होंने अपनी ही इस प्रिंसिपल के लिए कहा कि ये प्रिंसिपल डिस्टर्ब कब होता है, जब उस पॉपुलेशन में इन 5 फैक्टर्स में से या तो सारे या कोई भी एक फैक्टर आ जाए तो दिस इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब, अफेक्ट हो जाता है। ये कौन से 5 फैक्टर हैं? पहला फैक्टर जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो एक ही बात है। दूसरा फैक्टर जेनेटिक ड्रिफ्ट, तीसरा फैक्टर म्यूटेशन, चौथा फैक्टर रिकॉम्बिनेशन एंड 5वां फैक्टर नेचुरल सिलेक्शन। ये 5 फैक्टर के नाम आपको पता होने चाहिए। अगर ये 5 या इनमें से कोई 1, 2, 3, 4 फैक्टर उस पॉपुलेशन में आ जाएं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। ये जो सम टोटल है 1, इट विल बी डिस्टर्ब, ठीक है। इन 5 का मीनिंग पता है क्या आपको? म्यूटेशन बता दिया मैंने, रिकॉम्बिनेशन आपने जेनेटिक्स में पढ़ ही लिया, नेचुरल सिलेक्शन वही डार्विन वाला, बचे ये 2, इन दोनों को समझ लो। जीन फ्लो क्या होता है? जीन फ्लो का सिंपली ये मतलब होता है बच्चों कि अगर मान लो एक पॉपुलेशन ये है और एक पॉपुलेशन ये है, ठीक है, इस पॉपुलेशन के कुछ मेंबर्स इधर चले जाएं,
फिर थोड़े दिनों बाद फिर से कुछ मेंबर इधर चले जाएं, फिर से चले जाएं, कुछ मेंबर, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, कुछ मेंबर के जाने से फर्क नहीं पड़ेगा। पर यहाँ पर लिखा है व्हेन माइग्रेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस और अनदर पॉपुलेशन अकर, जीन फ्रिक्वेंसी चेंज इन द ओरिजिनल एज वेल एज इन द न्यू पॉपुलेशन, कि अगर वो जो मेंबर्स थोड़े थोड़े दिनों में, थोड़े थोड़े महीनों में उस दूसरी पॉपुलेशन में जा रहे हैं, मान लो इस पॉपुलेशन के ऐसे मेंबर्स हैं, वो कुछ गिने चुने, जैसे मान लो बीटल्स के कलर से समझा देती हूँ कि मान लो इस पॉपुलेशन में बहुत कलर की बीटल्स हैं, बट रेड बीटल्स कुछ बहुत कम है, और वो सारी की सारी रेड बीटल्स बाई चांस इस पॉपुलेशन में चली गई, तो यहाँ से तो रेड बीटल्स हमेशा के लिए ख़त्म हो गई ना, और यहाँ मान लो पहले नहीं थी रेड बीटल्स, यहाँ पर वो ऐड हो गई, तो चेंज हुए दोनों पॉपुलेशन में। यहाँ पे अभी तक रेड कलर का एलील था, अब यहाँ नहीं रहा, और यहाँ नहीं था, यहाँ ऐड हो गया, तो इनकी दोनों की एलिलिक फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो। जीन नहीं फ्लो करता, एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन फ्लो करता है, बट अगर वो एक ऐसा सेक्शन है जिसके चले जाने से यहाँ पर वो जीन डिलीट हो गया और यहाँ पर वो ऐड हो गया, तो दिस इज कॉल्ड जीन फ्लो। सिंपल। और जीन फ्लो एक बार में नहीं होता, जब कई बार ऐसा होता है ना, देयर वुड बी अ जीन फ्लो इफ दिस जीन माइग्रेशन हैपन मल्टीपल टाइम। सिर्फ एक बार जाने से नहीं होगा, थोड़ी थोड़ी रेड बीटल हर बार जाती गई और बाई चांस ऐसा हुआ कि यहाँ पर एक भी रेड बीटल नहीं बची, तब ये होगा। ठीक। व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? जेनेटिक ड्रिफ्ट में सिंपल एक कीवर्ड याद रखना, इट इज अ बाई चांस प्रोसेस। बाई चांस, जैसे यहाँ तो मैं तुम्हें कह रही हूँ बार बार जीन फ्लो करेगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट किसको कहते हैं? ड्रिफ्ट यानी डेविएशन, डेविएशन यानी सडन चेंज, कि सपोज करो इस पॉपुलेशन में कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर आया जिसकी वजह से इस पॉपुलेशन की रेड बीटल्स हमेशा के लिए खत्म हो गई, तो वो जीन एक तरह से परमानेंटली डिलीट हो गया इस पॉपुलेशन से, बाई चांस हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। या जरूरी नहीं है डिलीट हो, कई बार नई भी बन जाती है। नई कैसे? जैसे मान लो इस पॉपुलेशन, ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना, अभी नेचुरल डिजास्टर से कुछ एक तरह के सेक्शन का हमेशा के लिए खत्म हो जाना, इसको तो कहते हैं बच्चों बॉटल नेक इफेक्ट। अब इस पे क्वेश्चन आते नहीं है, पहले पुराने पीवाईक्यूज में तुम्हें मिल जाएंगे। जो डिजास्टर की वजह से होता है वो होता है बॉटल नेक इफेक्ट, वो होता है बॉटल नेक इफेक्ट, ठीक है। और दूसरा होता है फाउंडर इफेक्ट। ये दोनों जेनेटिक ड्रिफ्ट के एग्जाम्पल है। फाउंडर इफेक्ट क्या होता है? फाउंडर इफेक्ट का मतलब कि मान लो इस पॉपुलेशन से वो जो रेड बीटल्स थी ना, वो किसी दूसरी पॉपुलेशन में नहीं गई, बल्कि किसी नई जगह पर जाके बस गई, और वहाँ पर जाकर उन्होंने, उनको फेवरेबल हैबिटेट मिल गया, वहाँ पे उन्होंने प्रोड्यूस किया और नई बीटल्स बनाई, और उस जगह पर एक नई रेड कलर की बीटल्स की पॉपुलेशन बन गई। यहाँ पर तो वो गिनी चुनी थी, पर वहाँ बाई चांस उनको बैकग्राउंड मिल गया रेड कलर का छुपने का, सारे फेवरेबल हैबिटेट कंडीशंस मिल गई, तो वहाँ पर एक नई पॉपुलेशन का बनना इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। और वो फाउंडर कौन है? वो जो ओरिजिनल आए थे ना रेड बीटल, वो उनके फाउंडर है, ठीक है। तो वो भी एक सडन चेंज है कि बाई चांस इस जगह से वो रेड बीटल छोड़ के गई और उनको एक फेवरेबल हैबिटेट मिल गया। तो नया हैबिटेट मिलने पर फाउंडर इफेक्ट, उस हैबिटेट में वर्स्ट कंडीशन आने पर बॉटल नेक इफेक्ट, ठीक है। दोनों आर द एग्जांपल ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। एंड डू रिमेंबर, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन स्मॉल पॉपुलेशन। बहुत बड़े रीजन में, बहुत बड़ी पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट का पता नहीं चलता। स्मॉल पॉपुलेशंस को स्टडी किया जाए तो ही जेनेटिक ड्रिफ्ट का पता चलता है। इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकती हूँ, इतना ही टाइम हमारे पास है, ठीक है। क्लियर है क्या? बाकी फिर वही रिकॉम्बिनेशन वगैरह है। एंड देन लास्ट है नेचुरल सिलेक्शन। जो पांचवा फैक्टर है बच्चों वो है नेचुरल सिलेक्शन। इसमें आपको इस ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बहुत कॉमनली आते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रखा है हमने। ये तो एक रेफरेंस ग्राफ है ना। रेफरेंस ग्राफ में आपको एक तरह से मैंने आपको बता रखा है कि इन ग्राफ्स को कैसे पढ़ते हैं। इनको इस तरह से पढ़ा जाता है कि इन ग्राफ में 3 तरह की पॉपुलेशन है। इसको कहते हैं मीडियन पॉपुलेशन, मीडियन पॉपुलेशन, और ये जो दोनों हैं, ये वाली और ये, ठीक है। ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए और सी को कहते हैं पेरिफेरल पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन नहीं, उसी पॉपुलेशन में ये है मीडियन इंडिविजुअल्स, ये है पेरिफेरल इंडिविजुअल। कि सपोज करो किसी पॉपुलेशन में एनिमल्स की 3 तरह की हाइट है, तो जो मीडियम हाइट वाले हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, तो वो मीडियन हो गया, और जो स्मॉल हाइटेड है और बहुत बड़े हाइटेड है वो कम है, तो वो पेरिफेरल वैल्यूज़ हो गई, ठीक है। इसमें कुछ भी हो सकता है, कलर ऑफ आई हो सकता है, एनीथिंग। क्लियर? अब इसमें 3 तरह से विद द टाइम चेंजेस हो सकते हैं। कैसे नेचर सेलेक्ट करेगी कि आने वाले टाइम में इन्हीं को रहना है, या इन दोनों में से किसी को बढ़ना है, या कुछ और चेंज होना है। तो 3 तरह के पैटर्न देखे गए हैं। पहला पैटर्न तो क्या है कि आप दोनों ग्राफ को ध्यान से कंपेयर करो। ये वाला जो ग्राफ है ये थोड़ा और पीक, थोड़ा और हायर हो गया, यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं दी, अगर दी होती तो तुम देखते ये पीक और ऊपर चली गई है, तो पीक हायर हो गई है, और थोड़ा ग्राफ नैरो भी हुआ है। देखो ये ब्रॉड था, ये नैरो हुआ है। नैरो होने का सिंपली मतलब है
कि ये जो पेरिफेरल वैल्यूज थी ना बच्चों, ये और कम हो गई हैं और मीडियन वाली बढ़ गई हैं, ठीक है। तो इस तरह के सिलेक्शन को क्या कहते हैं? इस तरह के सिलेक्शन को कहते हैं स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन। नेचर ने उसे चुना जो पहले से स्टेबल था, नेचर ने उसे चुना जो पहले से स्टेबल था, उसी तरह के ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, इन्हीं के लिए फेवरेबल कंडीशन थी और इन्हीं के लिए बनती रही। विद द टाइम बाकी दोनों कम होगा और मीन वैल्यू, इसको मीन वैल्यू लिख लो, मीन वैल्यू बढ़ती गई। ये है पेरिफेरल वैल्यूज, ठीक है। देन दूसरे ग्राफ में एक और कंडीशन ये भी हो सकती थी कि बाई चांस कुछ ऐसा हो जाता है इस हैबिटेट में कि या तो स्मॉल हाइट वाले बहुत बढ़ जाते या लार्ज हाइट वाले बहुत बढ़ जाते, या बोल रही हूँ मैं ईदर दिस और दिस। तो अगर ईदर ऑफ द पेरिफेरल वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाती है तो या तो ग्राफ राइट में शिफ्ट हो जाएगा, ये वाले बढ़ जाएंगे, और या तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह के सिलेक्शन को बोलते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। क्या बोलते हैं? ग्राफ का एक डायरेक्शन में शिफ्ट होना, या तो राइट में या तो लेफ्ट में, ईदर ऑफ द पेरिफेरल वैल्यू। और एक तीसरा पैटर्न ये भी देखा गया कि अगर ऐसी कंडीशंस हों कि बोथ ऑफ पेरिफेरल वैल्यूज को बढ़ने का मौका मिल जाए और मीन वैल्यू डाउन चली जाए, तो फिर इस तरह के ग्राफ को कहते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आने वाले समय में फिर से इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा और कोई एक ही जीतेगा उसमें। अभी ये डिसरप्टिव है ना। देखो मीन वैल्यू डाउन चली गई लेकिन जीरो पे नहीं करना, कोई भी वेरिएंट कंप्लीटली वाइप्ड आउट नहीं होता। डन, बहुत इजीली कर सकते हो आप इसके क्वेश्चंस अगर आते हैं तो दिस इज सिंपली नेचुरल सिलेक्शन। ओके, क्लियर? देखें इनसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, देखो। हाँ बच्चों, तो क्या क्वेश्चन है? विच फैक्टर विल नॉट अफेक्ट द हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। अभी हमने देखा कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, 2024 का ही क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा है नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, तो रिकॉम्बिनेशन से अफेक्ट होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट से होता है, जीन माइग्रेशन से होता है। यस, कांस्टेंट जीन पूल मतलब कोई जो इक्विलिब्रियम है वो अफेक्ट ही नहीं हो रहा, वो जो पॉपुलेशन है वो इक्विलिब्रियम में ही रहेगी। सो दैट इज कांस्टेंट जीन पूल। इससे मुझे एक चीज़ और याद आ रही है बच्चों, आप यहाँ पर ऐड कर लेना, इसमें लिखा नहीं है बट एक्चुअली में ना जेनेटिक ये जो है फ्रिक्वेंसी है या इक्विलिब्रियम है, सॉरी, इसको और कौन डिस्टर्ब करता है? तो इसमें एक और वर्ड होता है दैट इज रैंडम मेटिंग। किसी ईयर में क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, शायद अभी आगे आ जाएगा। रैंडम मेटिंग जो होती है ना बच्चों, मतलब किसी भी पॉपुलेशन में रैंडम मेटिंग होना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि वो पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में बनी रहे। रैंडम मेटिंग का मतलब कोई चूजन कैरेक्टर नहीं है कि हम चाहते हैं यार ये वाला कैरेक्टर ज़्यादा इवॉल्व हो जाए, ये वाला ज़्यादा आगे बढ़ जाए। रैंडम मेटिंग मतलब कोई किसी से भी मेटिंग कर रहा है, कोई भी फीचर कैसे भी इधर उधर मतलब मिक्स रहेगा पूरी पॉपुलेशन में, किसी एक कैरेक्टर को बढ़ाने का फोकस नहीं कर रहे हैं हम। जैसे आप समझो कि ह्यूमंस जब आर्टिफिशियल सिलेक्शन कराते हैं, डोमेस्टिकेशन कराते हैं, तो वहाँ पर वो किसी एक फीचर पर फोकस करते हैं जिससे वही फीचर आगे वाली जनरेशन्स में जाए, तो वो फिर जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि वो पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में बनी रहे तो उसके लिए उस पॉपुलेशन का रैंडम मेटिंग करना ज़रूरी है। एक लाइन ऐड कर देना कि टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम इन अ पॉपुलेशन रैंडम मेटिंग इज एसेंशियल। ठीक है, इससे आपका वो क्वेश्चन हो जाएगा, अभी आगे आ जाएगा वो क्वेश्चन। नेक्स्ट 2022 का क्वेश्चन है नेचुरल सिलेक्शन वेयर मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू। देखो आ गया क्वेश्चन, स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू यानी पेरिफेरल वैल्यू की बात हो रही है। तो ये कह रहा है मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू लीड्स टू। तो अगर कोई एक पेरिफेरल वैल्यू चूज हो रही है तो वो किसको इंडिकेट करता है? डायरेक्शनल चेंज को। आप कहेंगे मैम यहाँ तो लिख ही नहीं रहा कि एक या दो, तो अगर दोनों होता तो ये लिखता बोथ पेरिफेरल वैल्यू। ये कह रहा है मोर इंडिविजुअल एक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू, यानी कोई एक वैल्यू बढ़ रही है जो कि पेरिफेरल वैल्यू है, तो वो कैसा ग्राफ देगा? डायरेक्शनल ग्राफ देगा। ठीक है, नेक्स्ट 2021 का क्वेश्चन है द फैक्टर दैट लीड टू फाउंडर इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन। फाउंडर इफेक्ट अभी बताया था मैंने आपको, किसकी वजह से होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट, है ना। बॉटलनेक इफेक्ट, फाउंडर इफेक्ट दोनों जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से होते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट पे आप देखना सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। देन 2019 का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। अ जीन लोकस हैज 2 एलील, एक ही फ्रिक्वेंसी दी है आपको। व्हाट विल बी द फ्रिक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। अब होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब आपको p² की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, हेट्रोजाइगस मतलब आपको सीधा 2pq की वैल्यू निकालनी है, एंड होमोजाइगस रेसेसिव का मतलब आपको q² की वैल्यू भी निकालनी है। तो आपको p की वैल्यू पता है 0.4, तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 - 0.4 यानी 0.6, क्योंकि दोनों का टोटल 1 होता है। अब आप इजीली निकाल लो, p² की वैल्यू हो जाएगी 0.16, q² की वैल्यू हो जाएगी 0.16, और भी ऑप्शंस में दिया होगा 0.36, है ना। हेट्रोजाइगस की ध्यान से कर लेना,
हेट्रोजाइगस की ध्यान से कर लेना, जल्दीबाजी में हेट्रोजाइगस को अगर आपने PQ कर दिया बच्चों तो आप इसका आंसर 0.24 करके आ जाओगे, जो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ AA लिखा है तो हम PQ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट डू रिमेंबर हार्डी वीनबर्ग ने शुरू से यही कहा था कि हेट्रोजाइगोट्स का अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आपको उसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, यानी आपको 2 PQ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये हो जाएगा 0.48। यही वो चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। सो ऑप्शन 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2019 का क्वेश्चन है, इन अ स्पीशीज द वेट ऑफ न्यू बॉर्न रेंजेस फ्रॉम 2 to 5 kg। बिल्कुल अलग तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी स्पीशीज में जो न्यू बॉर्न होते हैं उनका वेट 2 से 5 किलो के बीच में रहता है। ह्यूमंस में भी यही होता है यूजुअली। 97% ऑफ द न्यू बॉर्न विद एवरेज वेट बिटवीन दिस सर्वाइव, यानी इस 2 से 5 किलो के वेट में ज़्यादातर बच्चे जो सर्वाइव करते हैं वो होते हैं जो 3 से 3.5 किलो के बीच के होते हैं, यानी इसको मैं मीन वैल्यू मान लूँ क्या, ये मोस्ट सर्वाइविंग वैल्यू है तो ये मीन वैल्यू हो गई। 99% ऑफ इन्फेंट बॉर्न विद लेस वेट और ज़्यादा वेट, यानी ये दोनों पेरिफेरल वैल्यूज हो गई, है ना। ये जनरली मर जाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते किसी भी रीजन से। विच टाइप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस, तो अगर मीन वैल्यू को ही नेचर प्रेफर कर रही है, मीन वैल्यू और बढ़ती जा रही है, तो ये कौन सा ग्राफ हुआ बच्चों, ये हुआ स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। अगर ये कहते हैं कि ये वाले ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं या ये वाले कर रहे हैं तो डायरेक्शनल, अगर कहते हैं ये दोनों सर्वाइव कर रहे हैं वो नहीं कर रहे तो वो होता डिसरप्टिव। सिंपल कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चन आप। 2017 का क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू ऑब्टेन काउ यील्डिंग हायर मिल्क आउटपुट रिप्रेजेंट। अब हमने आर्टिफिशियल सिलेक्शन करवा के जो हाई यील्ड जो ज़्यादा दूध देती थी गाय, उनका नंबर बढ़वा लिया, तो इसका मतलब हमने किसी एक पेरिफेरल वैल्यू को बढ़ा दिया। तो ये किस तरह का ग्राफ हुआ, डायरेक्शनल हुआ, एज इट पुशेस द मीन ऑफ द कैरेक्टर इन वन डायरेक्शन। यानी 3 तरह की काऊ देने वाली, मतलब मिल्क देने वाली काऊ थी, एक मीडियम आउटपुट, एक लो और एक हाई, तो हमने हाई यील्ड वालों का नंबर बढ़ा दिया। सो सिंपली वो क्या हुआ, डायरेक्शनल सिलेक्शन हुआ, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन, अभी बताया था, जेनेटिक ड्रिफ्ट आपको कहाँ मिलेगी, देखो स्मॉल पॉपुलेशन में मिलेगी, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में मिलेगी, ठीक है, सिंपल। देन इन हार्डी-वीनबर्ग इक्वेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ, फिर से आ गया, द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो अगेन PQ मत कर देना, ए बी या PQ को, हेट्रोजाइगोट्स को 2 PQ से बताना है बिकॉज ऑफ बायनोमियल इक्वेशन। 2014 का क्वेश्चन है, इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल 360 बिलोंग्स टू दिस जीनोटाइप, यानी p² की वैल्यू दे दी 360, 480 2 कैपिटल A स्मॉल है, यानी 2 PQ की वैल्यू है बच्चों, ये 480 है ना, 2 PQ की वैल्यू है, AA मतलब 2 PQ होता है, एंड द रिमेनिंग 160 यानी Q² हो गया, ये तीनों का टोटल 1000 आ रहा होगा। बेस्ड ऑन दिस डेटा द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील A इन द पॉपुलेशन, हालांकि आपको इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, आपको सिंपली A की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे यहाँ पे A की फ्रीक्वेंसी, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, अच्छा हाँ, यहाँ पर आपको ये वाली इक्वेशन चाहिए बच्चों, P + Q = 1, तो आपको P की वैल्यू निकालनी है ना यहाँ पर, यस, P की वैल्यू कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको P और Q की वैल्यू पता होनी चाहिए। वो कैसे करेंगे हम, p² से आप P की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, पहले तो ये बताओ मुझे, 360 का रूट कर दो, क्या हो जाएगा, मैम की थोड़ी सी ये मैथमेटिक वाला पार्ट वो हो गया, हाँ ये वाला तो मुझे पता है, ये तो 4 हो जाएगा, ये तो 4 हो जाएगा, है ना, ये 6 × 6 36 होता है, यस, ये 6 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा, यानी एक तरह से ये 360 का जब आप रूट निकालोगे तो अब इसमें, अब यहाँ पर आंसर कैसे है, यहाँ पर आंसर फ्रीक्वेंसी में है, तो यहाँ पे 6 + 4 तो 10 होगा ना, यानी ये 0.6 + 0.4 होना चाहिए, तब जाके ये 1 आएगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील अगर पूछिए तो आपको उसको डेसिमल में चेंज कर लेना है, ये जो भी है 60 और उसको चेंज करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.6, ठीक है, क्लियर। इसमें आपको इसका कोई काम नहीं था, बस जस्ट आपको वैल्यू दी थी कंफ्यूज करने के लिए, आप इसी से आंसर निकाल सकते हैं अपना, डन है, ठीक है, क्लियर है क्या क्वेश्चन। 60 + 40 100, तो 100 की जगह हमने एक के रेफरेंस में उसको देख लिया। नेक्स्ट 2013 का क्वेश्चन है, द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम, हाँ देखो आ गया क्वेश्चन, 2013 में है, मे बी डिस्टर्ब्ड बाय, ये कह रहा है द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब्ड बाय, इनमें से वो कौन सा फैक्टर है जो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देगा, देखते हैं। लैक ऑफ म्यूटेशन, नहीं, म्यूटेशन डिस्टर्ब करेगा, अगर लैक ऑफ म्यूटेशन है तो पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में रहेगी। लैक ऑफ रैंडम मेटिंग,
और एक है रैंडम मीटिंग। तो इन दोनों में से कौन सा चूज करोगे? अभी क्या लिखवाया मैंने तुमको कि अगर एक पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में रहना चाहती है तो उसको रैंडम मीटिंग करनी है, किसी एक ही पर्टिकुलर कैरेक्टर पर जोर नहीं देना है। तो अगर रैंडम मीटिंग चलती रही तब तो पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में रहेगी। बट ये बोल रहा है द टेंडेंसी टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब्ड बाय, तो डिस्टर्ब्ड बाय लैक ऑफ रैंडम मीटिंग। लैक ऑफ माइग्रेशन भी नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन को फिर इक्विलिब्रियम में रखेंगे और ये फैक्टर पॉपुलेशन को डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? लॉजिकल, सब कुछ सोचने के क्वेश्चन आते हैं इवोल्यूशन में। वेरिएशन इन जीन फ्रीक्वेंसी विद इन पॉपुलेशन कैन अकर बाय चांस रादर देन बाय नेचुरल सिलेक्शन। जहां पर भी ये कीवर्ड तुम्हें दिख जाए, बाय चांस तुमसे पूछा है, तो तुम्हें ऑप्शन में जेनेटिक ड्रिफ्ट मिल जाएगा। क्लियर? रैंडम यूनिडायरेक्शनल चेंज इन एलीलिक फ्रीक्वेंसी दैट अकर, अगेन देखो, बाय चांस इन ऑल पॉपुलेशन एंड स्पेशली इन स्मॉल पॉपुलेशन। तो वैसे भी तुम्हें पता है ये किसको इंडिकेट करता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट को। क्लियर? अगेन इसी साल का क्वेश्चन है, जेनेटिक वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन अराइजेस ड्यू टू, किसी पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशंस क्यों आते हैं बच्चों? वही कोई भी दो फैक्टर, पांचों में से कोई दो फैक्टर देख लो, रिकॉम्बिनेशन ओनली, म्यूटेशन एज वेल एज रिकॉम्बिनेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड सिलेक्शन। हालांकि ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है, कई बार स्पीशीज को अगर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट कर देते हैं तो न्यू स्पीशीज बन जाती है, बट वो स्पीसिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए शायद इसको नहीं लिया होगा। सो सिंपली ऑप्शन 2। ठीक है, देन ये हो गया आपका हार्डी वीनबर्ग के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए किस तरह से आएंगे। अब आ जाते हैं ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन में। ये थोड़ा सा रटने वाला टॉपिक है, इसमें आपको अलग अलग एरा दिए हैं, कब कौन इवॉल्व हुआ ये दिया है, पर इससे क्वेश्चंस कम आते हैं, इजी आते हैं। मैं आपको बता देती हूँ क्या क्वेश्चंस आए हैं। थोड़े से कभी कभार इसमें से आउट ऑफ एनसीईआरटी हल्का फुल्का चला जाता है, तो आपको इससे घबराना नहीं है, कोई बात नहीं। हमारे, मैंने कहा ना, 90 में से अगर एक क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आ भी गया, हमें नहीं घबराना, 89 करने का कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये डायग्राम प्लांट्स का है, इसमें आपको मैं सारे नहीं पढ़ा रही हूँ, सिर्फ ये वाला आप एक देख लो बच्चों, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि कैसे कैसे सबसे पुराना एरा कहलाता है पैलियोजॉइक एरा। पैलियो यानी जब पैलियोंटोलॉजी फॉसिल्स वाला एरा, अब ये सब फॉसिल्स हैं सिर्फ। मीसोजॉइक एरा बीच में जो बना, और जो प्रेजेंट चल रहा है वो है सीनोजॉइक एरा। इनमें सब में पीरियड्स हैं, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। मीसोजॉइक में 3 हैं, ट्रायासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। जुरासिक वही जिसमें जो वो थे डायनासोर्स थे, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग थे, जुरासिक वर्ल्ड मूवी बनी हुई है ना। और टर्शरी, क्वाटरनरी, प्रेजेंट टाइम में क्वाटरनरी चल रहा है। ठीक है, तो ये तो प्लांट्स का है इवोल्यूशनरी ट्री, और ये वाला किसका दे रखा है? ये दे रखा है एनिमल्स का। ठीक है, एनिमल्स में भी देखो वही सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे बस वो एरा नहीं लिखे हैं, वो आपको ध्यान रखना है। ये दोनों मैंने आपको बोला सीनोजॉइक एरा है, देन ये तीनों मिलाकर मीसो, बीच वाले मीसोजॉइक एरा है, और ये इसमें से 2 ही दिए, नीचे के 2 नहीं दिए, ये है पैलियोजॉइक एरा। इससे पहले एक प्रोटीरोजॉइक एरा भी था बच्चों, प्रोटीरोजॉइक, और भी पुराना वाला, जिसमें इनवर्टिब्रेट्स थे, तो आपको सिर्फ वर्टिब्रेट्स दिखाए हैं। ठीक है, क्लियर? तो इस पे क्वेश्चन बाई चांस कोई आता है तो हम देख लेते हैं क्या क्या दिए हैं। 2024 में, यस, इससे 2024 में क्वेश्चन आया था बच्चों। यहाँ पर आपसे यही चीज़ पूछी गई, ये थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी लगा बच्चों को, क्योंकि एग्जैक्टली यहाँ पर ये नहीं बता रखा कि किस एरा में कौन इवॉल्व हुआ, बट पढ़ाते वक्त मैंने ये लिखवाया था कि किस एरा को कौन सा एरा बोलते हैं। देखो आप समझ लो, आप लिख भी लेना अपनी एनसीईआरटी में, बाई चांस रिपीट हो जाए। मीसोजॉइक एरा जो था ना बच्चों, अभी देखो इसको बाद में करते हैं। हाँ, प्रोटेरोजॉइक एरा जो था ना, दिस वाज द एरा ऑफ लोअर इन्वर्टिब्रेट्स। इसमें लोअर इन्वर्टिब्रेट्स बहुत डोमिनेटिंग थे प्रोटेरोजॉइक एरा में। ठीक है, प्रोटेरोजॉइक के बाद पैलियोजॉइक एरा जो आया, पैलियोजॉइक एरा जो आया, देखो आप इसको बिल्कुल उसमें जमा दो, फिशेज, एम्फीबियन, परम और एम, परम। तो बट ऑब्वियस बाद में बने होंगे, तो अगर आपको इसकी सीक्वेंस पता है तो आप ये भी कर सकते हो। अभी मैंने कहा पहले पैलियोजॉइक था तो पैलियोजॉइक में ये बने होंगे, फिर पैलियोजॉइक के बाद मीसोजॉइक आया तो मीसोजॉइक में ये बने होंगे, और फिर सीनोजॉइक प्रेजेंट एरा जो चल रहा है तो उसमें मैमल्स डोमिनेटिंग हुए, है ना। तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। सो ए का यहाँ पे 3rd है, 2 ऑप्शंस में दिया है, बी का 1st है, सी का भाई 4th दिया है, ये रहा, एंड डी का 2nd दिया है, ये रहा। सो ऑप्शन 4 डन। नेक्स्ट क्या है? डायनासोर डोमिनेटेड द वर्ल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल एरा। डायनासोर्स कौन से जियोलॉजिकल एरा में सबसे ज्यादा थे बच्चों? डायनासोर डोमिनेटेड द वर्ल्ड एरा पूछा है, जुरासिक में थे पर जुरासिक पीरियड है। ठीक है, डेवोनियन भी पीरियड है, ये दोनों एरा है। सीनोजॉइक एरा जो अभी चल रहा है वो तो मैमल्स का एरा है, तो बचा क्या? मीसोजॉइक एरा। मीसोजॉइक एरा में ही अभी तुमने देखा ये जो थे तीनों, ये मीसोजॉइक बीच वाले एरा में प्रेजेंट थे, मीसो यानी बीच में। ठीक है, इस तरह से तुम क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा कर सकते हो। बस, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं, 2 क्वेश्चंस अब तक इस टॉपिक से पूछे गए हैं।
क्लियर। चलिए लास्ट टॉपिक पर आ गए हैं हम, इवोल्यूशन ऑफ मैन, है ना। यहाँ पर सबसे ज़्यादा तुम्हें कन्फ्यूज़न किस चीज़ में होता है, इनकी सीक्वेंस को याद रखने में। तो बहुत आसान है बच्चों इसकी सीक्वेंस याद रखना। देखो एक मिनट, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम, थोड़ा ज़्यादा ही मिनिमाइज हो गया। अगर हम शुरू में बात करें, बिल्कुल पहले जो प्राइमेट्स थे तो उसमें ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस है ना। रामा वर्ड ह्यूमन नेम से मिलता है ना, तो ध्यान रखना रामापिथेकस ह्यूमन लाइक थे और जो ड्रायोपिथेकस थे वो मोर एप लाइक थे, क्योंकि रामा वर्ड ह्यूमन से मिलता है, दैट्स वाई ये एप लाइक हो गए, ये ह्यूमन लाइक हो गए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। देन दोनों में ही वही कॉमन बातें, हेयरी थे, गोरिल्ला और चिंपैंजीज की तरह चलते थे। ठीक है, इनकी ये टाइम स्केल याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ज़्यादा नहीं पूछते। देन उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स आए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी बोलते हैं इनको। ऑस्ट्रेलो वर्ड का मतलब यहाँ ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये एक वर्ड है जो सदर्न एरिया को बताता है, क्योंकि सदर्न साइड पर इवॉल्व हुए थे और इनके सबके फीचर्स दे रखे हैं। ठीक है, उनको भी आपको ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब एक तरह से ये ईस्टर्न अफ्रीका, सदर्न क्यों याद आ रहा है मुझको, इससे रिलेटेड कुछ और होगा। ठीक है, ये ईस्ट अफ्रीका में ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स में इवॉल्व हुए थे और इनके कुछ फीचर्स दे रखे हैं। यहाँ पर लिख रखा है कि अब तक ह्यूमंस की हाइट 4 फीट से ज़्यादा लंबी नहीं हुआ करती थी, बट हाँ ये अपराइट चलने लगे थे। ये तो गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह थोड़ा झुक के चलते थे, बट यहाँ से अपराइट पोस्चर आ गया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस में मेन बस यही चीज़ें याद रख लो। क्लियर। देन अब आते हैं हम मेन, ये 3 हो गए, अलग से याद रख लिया आपने कौन कौन से, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस और ऑस्ट्रेलियन पिथेकस। अब जो मेन है ना उसमें आप हैन याद रखना, सिंपल, हैंस एनिमल है, मुर्गी मतलब बर्ड है, बर्ड भी एनिमल ही है, हैंस। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैसे याद रखोगे, देखो हेबिलिस, इरेक्टस, निएंडरथल्स और सेपियंस। सिंपल, कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिंपली आपको हैंस याद रखना है। क्रोनोलॉजी पूछ लें, कुछ भी पूछ लें, इससे आपको याद रहेगा। बस इनके फीचर्स अगर पूछ लेते हैं तो वो थोड़ा सा रिवाइज करके आपको जाना पड़ेगा। जैसे अगर हम हेबिलिस की बात करें, इनकी सबकी क्रेनियल कैपेसिटी दी है, तो सबसे कम कैपेसिटी बट ऑब्वियस हेबिलिस की होगी 650 से 800। ठीक है, फिर इरेक्टस की थोड़ी और इवॉल्व हुई होगी, दे रखी है क्या, इरेक्टस की दे रखी है 900 सीसी। फिर निएंडरथल्स की नहीं दे रखी, हमारी जो है ना बच्चों वो लगभग 1200-1300 के लगभग है ना। और निएंडरथल्स की आपको पता है बढ़ गई थी, 1400 के लगभग हो गई थी। फिर ये निएंडरथल बहुत हैवी पोस्चर के मैन थे, बहुत हैवी बिल्ड, बॉडी बिल्ड के, बहुत बड़ी बड़ी आईब्रोज थी और हैवी फेस था और बॉडी बिल्ड भी काफ़ी हैवी था और क्रेनियल कैपेसिटी भी 1400 थी। तो आई डोंट नो कि नेचर को कुछ लगा होगा कि यार ये क्रेनियल कैपेसिटी तो ज़्यादा ही हार्मफुल हो जाएगी, तो थोड़ी सी कम कर दो। तो नेचर ने जब सेपियंस इवॉल्व किए तो हमारी क्रेनियल कैपेसिटी निएंडरथल से थोड़ी कम हो गई। और अगर हम इसी तरह ब्रेन को यूज़ करके, ओवर यूज़ करके नेचर को नुकसान पहुंचाते रहे ना, तो क्या पता आने वाले समय में ऐसे ह्यूमंस बन जाएं जिनकी क्रेनियल कैपेसिटी वापस से एकदम डाउन पहुंच जाए, या ह्यूमंस हो सकता है एक्सटिंक्ट ही हो जाएं। ठीक है, क्लियर। तो आपको क्रेनियल कैपेसिटी याद रखनी है। 1-2 मेन फीचर्स अगर याद रख सको, जैसे हेबिलिस के लिए लिखा है डिड नॉट ईट मीट। ठीक है, जावा में इनका वो मिला, नहीं सॉरी जावा में ये नहीं मिला था। होमो इरेक्टस को जावा मैन कहते हैं बच्चों, इरेक्टस को कहते हैं जावा मैन, क्योंकि इनके फॉसिल्स जावा में मिले थे, ये ध्यान रखना आप लोग। क्लियर। देन होमो हैबिलिस में और क्या याद रखोगे, होमो हैबिलिस में और तो कुछ दिया नहीं है, बस ये मीट नहीं खाते थे, तो ये वो थे मतलब वेजिटेरियन थे, ह्यूमंस ओरिजिनली वेजिटेरियन थे जहाँ तक मुझे ध्यान है। इरेक्टस भी नहीं खाते थे मीट, तो मीट यहाँ से खाना शुरू हुआ था निएंडरथल से। देख लें एक बार आगे, ये देखो, हाँ होमो इरेक्टस, अच्छा लिख रहा है होमो इरेक्टस प्रोबेबली एट मीट, तो हेंस में आप याद रखोगे जो एच है वो वेजिटेरियन थे, उसके बाद जो ENS है वो तीनों मीट ईटर्स भी हो गए थे, होमो इरेक्टस। अच्छा हाँ, इसका रीज़न बताया था ना मैंने तुम्हें कि होमो हैबिलिस ने वो बना लिया था, फायर को इन्वेंट कर लिया था, तो फायर में मीट का टुकड़ा गिरा और वो उनको टेस्टी लगा, तो फिर उन्होंने वो भी खाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यस, तो यहीं से आ गया था। निएंडरथल्स की ये रही 1400 सीसी दे रखी है। ठीक है, और उसके बाद ब्रेन साइज काफ़ी ज़्यादा है इनका, ये इतना समझ आ गई थी इनको कि अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए पत्ते वगैरह से उनको हाइड करने लगे थे, जो डेड थे उनको ऐसे नहीं छोड़ते थे, ब्यूराइड कर देते थे, है ना। और उसके बाद फिर होमोसेपियंस, इनका ओरिजिन हुआ है अफ्रीका में, ध्यान रखना। और फिर आपको पता है कि होमोसेपियंस ने क्या क्या अब तक इवॉल्व किया है। तो बस इनमें जैसे मेन चीज़ें दी है। एग्रीकल्चर जो है वो लगभग 10,000 साल पुराना है, तब से हम एक जगह पर रहना सीख गए। ये कोई नया पॉइंट ऐड हुआ है क्या, ये पुरानी NCERT में तो नहीं था। वन सच केव पेंटिंग, एक्चुअली ये सब केव आर्ट भी करने लगे थे गुफाओं में, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा हो, तो यहाँ पे लिखा है कि एक केव पेंटिंग जो है कैन बी सीन एट बिम्बेडका रॉक शेल्टर इन रेजन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये ओल्ड जो एडिशन था उसमें नहीं थी ये लाइन, ठीक है, हो सकता है रिड्यूस NCERT वाली में हो, सो दिस इज अ न्यू लाइन, ध्यान रखना। क्लियर। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है ह्यूमन हिस्ट्री इज द डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन।
देन गिवन बिलो आर सम स्टेजेस, ये क्वेश्चन है 2024 का, करेक्ट सीक्वेंस बतानी है तुमको, नथिंग एल्स, पास्ट टू रिसेंट। तो हेंस में H ये रहा, E ये रहा, N ये रहा और S ये रहा, सिंपल 1 2 3 4। सो A D C B, A D C B ये रहा, A D C B ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 2019 का क्वेश्चन, मैच द होमिनिड विद देयर करेक्ट ब्रेन साइज। देखो ब्रेन साइज पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, पहले तो आप इसमें हेंस वाली सीक्वेंस ले लो, H E N और S, जिससे तुम्हें ध्यान रहे जो सबसे कम है वो हैबिलिस की होगी, तो हैबिलिस की ये हो गई, उसके बाद E इरेक्टस की 900 कर दो, फिर N इसकी 1400 कर दो और ये रही सेपियंस की, देखो कम हो गई ना 1300 के लगभग, 1350। ठीक है, ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेटा होता है। सो A को मैच कर दो थर्ड से, 3 में दिया है, B को मैच करो फोर्थ से, ये रहा, C का फर्स्ट है एंड D का सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज करेक्ट अबाउट द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मेन। 2019 का क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर 50,000 साल पुराना है, नहीं, सिर्फ 10,000 साल पुराना है। ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस जो हैं वो 15 मिलियन ईयर्स अगो एग्जिस्ट करते थे एंड दे वॉक्ड लाइक मैन, नहीं, दे वॉक्ड लाइक गॉरिल्ला, मतलब दोनों ही वॉक्ड लाइक गॉरिल्ला, बस दिखने में ये ज़्यादा एप्स जैसे थे, ये ज़्यादा ह्यूमंस जैसे थे, ठीक है, बट वॉक्ड लाइक गॉरिल्ला। एंड 15 मिलियन ईयर्स अगो, यस ये तो सही है, ये रहा 15 मिलियन ईयर्स अगो बने थे दोनों ही। देन होमो हैबिलिस प्रोबेबली 8 मीट, इसलिए छोटे छोटे स्टेटमेंट पढ़ना जरूरी है। तो हैबिलिस जिन्होंने फायर को इन्वेंट, हैबिलिस, एक मिनट, हैबिलिस HENS, H वेजिटेरियन थे, यहाँ पर फायर इन्वेंट हुई थी, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, हैबिलिस नहीं इरेक्टस थे। देखो इसलिए ट्रिक्स बनानी जरूरी है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर इरेक्टस के लिए लिखी है लाइन, बट वहाँ क्लिक नहीं करती। अगर आपने ट्रिक बना रखी है तो आपको ध्यान रहेगा, ये वेज है, ये तीनों नॉन वेज भी बन गए थे, ठीक है। निएंडरथल मैन लिव्ड इन एशिया बिटवीन दिस टाइम स्केल, ये बिल्कुल ठीक है। वैसे ये जो यहाँ पे लिखी है ना, दे लिव इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन दिस टाइम लाइन, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2016 का क्वेश्चन है, इसमें भी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है अर्ली टू रिसेंट। तो या तो आपको मिल जाएगा हेंस, हेंस कहीं पर दिख रहा है क्या, ये देखो शुरू से देखते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामा गलत हो गया, पहले रामा फिर ऑस्ट्रेलो सही है, HENS, NS नहीं दिया, कोई बात नहीं। रामा के बाद सीधा हैबिलिस और फिर ऑस्ट्रेलो, नहीं, ऑस्ट्रेलो के बाद H सही है, फिर रामा दे दिया, गलत, सो ऑप्शन 2, डन। नेक्स्ट क्या है, विच हैड द स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी, तो हेंस में सबसे छोटी किसकी है, हैबिलिस की, ऑप्शन 2, सिंपल HENS, देख लेना एक बार, यही हेंस दिया है ना। नेक्स्ट 2 साल आया ये सेम क्वेश्चन, what was the most significant trend in the evolution of modern men from his ancestor, वो कौन सी चीज़ है जो हमारे ancestor से हमें सबसे ज़्यादा अलग बनाती है, jaw shortening, binocular vision, increasing cranial capacity या upright posture। अब इस दोनों में confusion हो सकता है, बट अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड की बात करें तो वो है बच्चों हमारी समझदारी, हमारी क्रेनियल कैपेसिटी, सो ऑप्शन 3, ठीक है। नो डाउट चिंपैंजी से जगह हमारा अपराइट पोस्चर हुआ है, वो भी एडवांटेजियस है, बट अगर क्रेनियल कैपेसिटी दिया है तो आप उसे ही चूज करेंगे। 2012 का क्वेश्चन है, द एक्सटिंक्ट ह्यूमन हु लिव्ड इन दिस टाइम स्केल इन यूरोप, एशिया एंड दिस विद शॉर्ट स्टैचर, हैवी आईब्रोज, आ गया, रिट्रीटिंग फोरहेड्स, लार्ज जॉ विद हैवी टीथ, स्टॉकी बॉडीज, लंबरिंग गेट, स्टूप्ड पोस्चर। 2012 का क्वेश्चन है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट तुम्हें इसको पढ़ के आइडिया लग गया होगा, हैवी मैन की बात हो रही है, और हैवी मैन मैंने तुम्हें बताए थे निएंडरथल्स, ठीक है, बट डोंट वरी ये रिपीट नहीं होगा। ये क्रो मैग्नन कहाँ से आ गया, निएंडरथल का ही एक वेरिएंट है, कुछ बुक्स में लिखा रहता है क्रोनोलॉजी में कि निएंडरथल के बाद क्रो मैग्नन बने, फिर क्रो मैग्नन से सेपियंस बने, बट हर जगह नहीं है, तो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ठीक है। और 2010 का क्वेश्चन है, द मोस्ट एपरेंट चेंज ड्यूरिंग द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, वही सेम क्वेश्चन जो अभी हमने किया था, मोस्ट एपरेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज क्या है, लॉस ऑफ बॉडी हेयर, शॉर्टनिंग ऑफ जॉ या रिमार्केबल इंक्रीज इन द ब्रेन साइज, यस, ऑप्शन 4, ठीक है। ये हो गए आपके क्वेश्चंस खत्म। इस डायग्राम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है नहीं, बट पूछ सकते हैं, है ना, तो आप ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो 3 डायग्राम्स आपको दिए हैं उनमें से ये तो बट ऑब्वियस दिख रहा है आपको, एडल्ट ह्यूमन का स्कल है, ठीक है, और ये दोनों चिंपैंजीज के स्कल हैं, जिसमें से बेबी चिंपैंजी एंड एडल्ट चिंपैंजी, ये बेबी चिंपैंजी है बच्चों और ये एडल्ट चिंपैंजी है। हाँ, फेस को देखकर पता लगा सकते हैं हम, ये कम प्रोमिनेंट है, ये ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करें एडल्ट ह्यूमन को, तो एडल्ट ह्यूमन का जो जॉ है वो बेबी चिंपैंजी से ज़्यादा मिलता है, ना कि एडल्ट चिंपैंजी से, क्लियर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जस्ट यहाँ पर एक फाइंडिंग दे रखी है जो कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, क्लियर। ये दोनों आर मोर सिमिलर देन दिस, डन।
ये हो गया आपका चैप्टर खत्म, पूरा का पूरा रिवीजन हमने कर लिया, सारे PYQs हमने कर लिए, जहाँ भी आप कंफ्यूज होते हैं वो सारी चीज़ें हमने एकदम 1 to 1 क्लियर कर ली हैं। प्लीज़ लाइक द सेशन, यहाँ तक पहुँचे हो तो सेशन को लाइक करना मत भूलना, ये चीज़ें आपको पता है बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए, ठीक है। एंड कमेंट करके मुझे बताते रहा करो कि तुम्हें इन सेशन से कितना बेनिफिट मिल रहा है अपने रिवीजन में। एंड येस, इसके बाद वैसे तो NCERT में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ है बच्चों, बट क्योंकि टाइम कम है तो मैंने सोचा कि हेल्थ एंड डिजीज़ की जगह पहले बायोटेक्नोलॉजी ले लेते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे इस वीक में तुम्हारे सारे मेजर चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। बायोटेक के दोनों चैप्टर्स नेक्स्ट 2 सेशन में मैं कवर करवा दूंगी। फिर आपके जो 5 छोटे छोटे चैप्टर रह जाएंगे, ह्यूमन हेल्थ, माइक्रोब्स और इकोलॉजी के 3 चैप्टर, उनको हम एक एक दिन में कवर कर लेंगे, ठीक है। कोशिश करूंगी एक एक दिन नहीं, अगर पॉसिबल हुआ एक दिन में 2 सेशन भी डालने पड़े तो डाल दूंगी, जिससे एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल हम इस सीरीज को कंप्लीट कर सकें और तुम्हारा रिवीजन पूरा हो जाए, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, स्ट्रेस में नहीं पढ़ना है, जितनी तुमने तैयारी की है बस उस पर फेथ रखो, अपना बेस्ट तुम्हें देना है, जो होगा वो देखा जाएगा, जो होगा तुम्हारे लिए बेस्ट ही होगा, ठीक है। हमें नहीं पता बट हमारे गॉड, हमारी डेस्टिनी जानती है कि हमारे लिए क्या सही है। सो जस्ट आपको बिल्कुल भी रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, इस समय बहुत टेंशन बढ़ जाती है, टेंशन में आप आती जाती चीज़ें गलत कर देते हैं, फिर बाद में गिल्ट होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रोज़ डेली, अब तो एटलीस्ट लास्ट के 7 डेज जो भी 10 डेज तुम्हारे पास बचे हैं उसमें योगा मेडिटेशन थोड़ा सा कर लिया करो, जिससे तुम्हें थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।